नमस्कार। गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस संस्थागत वेबिनार में आप सभी महानुभावों का, सम्माननीय प्राचार्य महोदय, महाविद्यालय के समस्त अधिकारी, समस्त कर्मचारी बंधु और सारे प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही इंदौर और इंदौर के बाहर के हमारे महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में पूर्व में भी पाक्षिक सेमिनार हमारे पास हम लोग नियमित करते चले आ रहे थे। विगत कुछ दिनों से, विगत कुछ माह से हमने उस संख्या को थोड़ा सा देना पड़ा। की प्रेरणा से हम उस पाक्षिक सेमिनार को इस वेबिनार के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आज के इस प्रथम वेबिनार में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, समस्त अधिकारी कर्मचारियों की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोविड-19 के काल में हम लोगों ने बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं और आयुर्वेद चिकित्सा और आयुर्वेद को लेकर के एक बड़ी जागरूकता पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम लोग महसूस कर रहे हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे महाविद्यालय परिवार को भी उसी क्रम में सजग करते हुए, जागरूक करने के उद्देश्य से ये आज का वेबिनार हमने यहाँ आयोजित किया है और आशा है कि निश्चित रूप से इस वेबिनार से हम सब लाभान्वित होंगे। आज के इस वेबिनार में हमारे 3 वक्ता रहेंगे। सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उसके पश्चात हमारे महाविद्यालय में आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची दलवी कोविड-19 के अतिरिक्त एक विशेष वक्ता के रूप में हमारे बीच में आज मौजूद हैं और वे वात व्याधि के ऊपर अपना एक विशिष्ट व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। साथ ही कोविड-19 के इस कार्यकाल में जिस तरह से व्याधि क्षमत्व के लिए एक जागरूकता है, व्याधि क्षमत्व के लिए आयुर्वेद का एक योगदान है, व्याधि क्षमत्व के लिए एक लोगों के अंदर अपेक्षा भी है आयुर्वेद से, उस सबको दृष्टिगत रखते हुए हमारे साथी डॉक्टर नीरज कानूनगो, लेक्चरर काय चिकित्सा विभाग, वे भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। तो इसको आरंभ करते हुए आज के इस वेबिनार को सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे संस्था के प्राचार्य महोदय, हमारे मार्गदर्शक और इस पूरे कोरोना का जो काल में जो हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे सबके नेतृत्व डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी को मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे कृपया आएं और यहाँ कृपया आएं और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय शर्मा। सेकंड पेज है, फर्स्ट पेज कैसा और फर्स्ट इसके बाद इससे दोबारा ओम धन्वंतरये नमः। सभी मित्रों, साथियों और मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सभी के बीच इस कोरोना काल में मुखातिब हो पाया। ये ऐसा संक्रमण काल है जिसकी कल्पना हमारे आचार्यों ने पूर्ण अध्ययन और अनुसंधान के पश्चात ऐसा भी समय आएगा कि जिस समय हमारे लिए संपूर्ण वायुमंडल पर जो उपस्थित स्थितियां हैं वो विपरीत होंगी और उसका हमें किस प्रकार से चिकित्सा और व्यवस्था करनी है। मैं अधिक समय न लेते हुए आप सभी को इस विषय के प्रारंभिक जो स्थितियां हैं आगे बढ़ना चाहिए। संपूर्ण भारतवर्ष या विश्व के अंतर्गत इस विशेष
अवस्था के अंतर्गत, चिकित्सा के अंतर्गत भ्रम की स्थिति किंतु दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कार्य तो किया जा रहा है। यदि भ्रम की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, तो उसको हम पहले परिचय से शुरू करें कि क्या एक कोविड-19 का संक्रमण काल है। कोविड-19 जैसा हम जानते हैं, कोविड-19 यानी CO वायरस संबंधित है, और डिजीज 19 यानी इस 2019 से तक ये ज्ञात हुआ। शायद आप सभी आयुर्वेद जानने वाले, अध्ययन आरंभ करने वाले, सभी जानते हैं कि इसी प्रकार से रोग के कारण क्या हो सकते हैं, योगा अयोगा मिथ्या योग अर्थ, यानी हमें पंच ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, इन सब का हीन योग, अति योग या मिथ्या योग मनुष्य अगर इस प्रकार से करता है, प्रज्ञापराध करता है, तो रोग का कारण बनता है। इन सब के अलावा ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रियों के अलावा काल का संयोग, काल हमारे वशीभूत नहीं है। काल सामान्य स्थिति में रहे, प्राकृतिक रूप से रहे, ऐसी अवस्था के लिए नहीं है। आवाज नहीं आ पा रही। सॉरी फॉर इंटरप्शन। रोग के 3 कारण बताएं: त्रिण्य आयतन, अर्थ और कर्म का हीन, अतियोग और मिथ्या योग। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय का मनुष्य क्रिया करेगा, मनुष्य जिन आहार विहार का सेवन करेगा, जो कर्म करेगा, उससे रोग की उत्पत्ति। काल दूरस्थ है, काल का प्रभाव मनुष्य या इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जगत या हर अचेतन वस्तु पर भी होना है, तो परिवर्तन उससे होना है। रोग कारक जो आधुनिक विज्ञान जीवाणु, वायरस, माइक्रोब्स जिन किन्हीं को भी मानता है, वो सब इस काल के अधीन है। काल, जैसा आप जानते हैं, पूरी बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी के अंतर्गत भी इन बैक्टीरिया और वायरस के उपस्थित रहने पर काल का योगदान है। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर 3 प्रकार के प्रमुख काल, जिनसे 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जो काल टेम्परेचर के बेस पर है, उष्ण, शीत और वर्षा, ये 3 कालों का परिवर्तन होता है। और उस पृथ्वी के ऊपर सूर्य और चंद्रमा के संपर्क से ही जीवन है और चेतन या अचेतन जगत की क्रियाएं हैं। इसलिए निश्चित है कि जो कोई भी वायरस अस्तित्व में आया, वह काल के अतिक्रमण या मिथ्यायोग के कारण हुआ है। काल, जैसा कि आज आप और हम सब देख रहे हैं, कि मिथ्यायोग के अंतर्गत है। काल ही रोगों का कारण बनता है। इसलिए ये जो वायरस है, वो वायरस की उत्पत्ति का कारण भी, जब आप वायु के कर्म और वायु रोगों का कारण है प्रमुख, उसको देखते हैं, तो पाते हैं कि वायु भी उत्पन्न होना, वायरस का भी उत्पन्न होना, अस्तित्व में होना,
वायु के विकृति का कारण है। बाह्य जगत के अंतर्गत जो वायु की विकृति होगी वह भी, और शरीर के अंतर्गत वायु की विकृति है वह भी। यह सब कारण सम्यक संयुक्त रूप से उपस्थित होंगे तब वायरस शरीर के अंतर्गत हानिकारक होगा। जैसा कि शास्त्र में बताया ही है कि यह वायु है वही संपूर्ण को उत्पन्न करता है, यानी वायरस को भी उत्पन्न करता है। जैसा इस सूत्र के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि शरीर के अंतर्गत यह वायु ही कुपित होकर संपूर्ण रोग को उत्पन्न करता है, या यह वायु ही सामान्य अवस्था में रहकर मनुष्य को स्वस्थ रखता है, या बाह्य जगत के अंतर्गत भी। उसके बारे में, वायु के बारे में भगवान जितनी तुलना भी दी है, और भगवान जैसी तुलना के अलावा अलग अलग विशेषणों से उसके क्रिया और गुण को बताया है। जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर भावा भाव करह, जितने भी जगत के अंतर्गत भावपूर्ण तत्व हैं, जिनके अंदर कोई प्रॉपर्टी है, उनका भी यह उत्पत्ति कारक है या नाश कारक है। संपूर्ण जगत के अंतर्गत जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वायु से है, यानी वायु की विकृति बाह्य जगत के अंतर्गत या शरीर के अंतर्गत, उन सभी से वायरस अस्तित्व में है, या जिसे हम वायुरस संस्कृत शब्द के अंतर्गत समझ सकते हैं। यह वायु ही कारण है विकृति का और संपूर्ण इस समय के कोविड-19 का। अब हम दूसरे बिंदु, इम्यूनिटी, यानी हर किसी को रोग उत्पन्न नहीं होता, हर कोई आहार संपूर्ण समस्त व्यक्तियों के लिए हितकारक भी नहीं होता, और हितकारक आहार भी किसी के लिए अहितकारक हो सकता है। इन सबके अंतर्गत कारण बताए हैं, और रोग किसी को संक्रमित कर सकता है, मनुष्य कोई रोगग्रस्त हो सकता है या नहीं, इस बारे में विस्तृत सिद्धांत आयुर्वेदीय संहिता ग्रंथों में बताए। उसके अंतर्गत सर्वप्रथम बल है, मनुष्य के अंतर्गत बल है, जो रोग बल, या कहना चाहिए रोग प्रतिकारक शक्ति के बल के रूप में भी इसे समझा जा सकता है। और उसको उसने मॉडर्न इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है उसके साथ डायरेक्ट कोरिलेट करते हुए 3 प्रकार के बल को विभाजित किया है। सहज, मनुष्य के जन्म के साथ ही जिसके शरीर में बल है उसे सहज बल समझा जाए, या शरीरम शत्वयो प्राकृतम, मनुष्य के जन्म के साथ ही है उसके अंतर्गत। और जन्म के अंतर्गत जो कोई भी कारक तत्व है, उन सभी कारक तत्वों से इम्यूनिटी एक निर्मित होती है। रोग कालकृत, शीत उष्ण और वर्षा का जो काल है, यानी 6 ऋतुएं हैं, उनके अनुसार भी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, या रोग के प्रति एक रोग प्रतिकारक शक्ति उत्पन्न होती है। उम्र से, वृद्धावस्था के अंतर्गत और स्त्रियों में, बालकों में किसी रोग के प्रति रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं होती, या होती है लेकिन कम होती है इन लोगों में। इसीलिए कहा गया है वय के अनुसार। युक्तिकृत आहार विहार से, व्यायाम से भी इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति प्राप्त की जाती है। और भी शास्त्र के अंतर्गत विस्तृत बल के बारे में कहा गया। ये सब कारण है कि रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। शास्त्रों के अंतर्गत अनुसंधान और अध्ययन के बाद बताया गया है। किसी देश विशेष के या प्रदेश विशेष के लोगों में बलवान होते हैं, वो रोग प्रतिकारक शक्ति उनके विशेष होती है, जो कि हम प्रेजेंट सिनेरियो के अंतर्गत देखते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अधिक है और कहीं कम है। संक्षेप में उन्होंने शास्त्र में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्याधि से ग्रसित नहीं होता, और विशेष व्यक्ति व्याधि के प्रति रोग प्रतिकारक शक्ति भी रखता है। एक बिस्किट है वो हेलो, कोई क्वेश्चन पूरा था? नेक्स्ट, अब यही कोरिलेशन है कि हम इसको एपिडेमिक और पेंडेमिक की ट्रीटमेंट के अनुसार ही देखना चाहिए। कोविड-19 की जो चिकित्सा भारत में या विश्व में चल रही है, लगभग उसी प्रकार की चल रही है। लेकिन जहां तक मैं अपने आप में समझता हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि हमें इससे जनपदोध्वंस की चिकित्सा के साथ देखना चाहिए, और जनपदोध्वंस की चिकित्सा करना चाहिए। हजारों वर्ष पूर्व, लगभग 5000 वर्ष पूर्व शास्त्रकारों ने अध्ययन करके बताया कि इस प्रकार के
रोग अवस्था या मनुष्य इस प्रकार से रोगग्रस्त भी हो सकता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसा होता है? उन्होंने देखा कि ये ऐसा समय है, ऋषियों ने देखा, ये हजारों वर्ष पूर्व के हम देख रहे हैं। यानी किसका अध्ययन किया? काल का। जैसा कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया कि काल प्रमुख कारण है इन वायरस और बैक्टीरिया के एग्जिस्टेंस में होने का। तो उन्होंने देखा कि इसके अंतर्गत पूरे जगत के अंतर्गत सूर्य, अनिल के दिशा विपरीत चल रहे हैं, वो प्राकृतिक नहीं है, और वो ऋतु प्राकृतिक न होने से विपरीत प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, और विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने से औषधियां भी यथावत गुणयुक्त नहीं होगी, और गुणयुक्त नहीं होगी इसलिए आपको इनको संरक्षित करना है। लेकिन अगर इनके कारण अगर विकार उत्पन्न हुआ तब कैसी चिकित्सा करनी है उसके बारे में आगे बताया। उन्होंने कहा है कि भाई आप औषधियों को संरक्षित रखें जिससे आप रोगग्रस्त होंगे, कोई व्यक्ति कैसे, जनपद उध्वंस के द्वारा, तब कैसे चिकित्सा की जाएगी। यही नेक्स्ट उसने बताया कि ऐसे रोग क्या होंगे, जनपद उध्वंस होंगे। एक साथ सभी के देह बल साथ में सत्व अलग अलग है लेकिन फिर भी एक जैसा रोग होगा, उस अवस्था को उन्होंने जनपद उध्वंस कहा। क्यों? उसके कारण बताए कि भाई इन कारणों से होगा। ऐसा क्या होगा कि जिनसे संपूर्ण व्यक्ति एक जैसे रोग, एक जैसे लक्षण और एक जैसे विकार उसके उत्पन्न हो रहे हो, विकार के लिंग उत्पन्न हुए। उनका कारण है वायु अगर प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, देश प्रदूषित है, काल प्रदूषित है। आज की अवस्था काल की है, और यह भी शास्त्र में बताया कि काल अंतिम स्थिति है कि संपूर्ण विकृति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। काल को ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब उसके लिए कोई चिकित्सा की अवस्थाएं नहीं है, उसके लिए लॉन्ग टर्म अवस्थाएं हैं, यानी जिसको हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल बैलेंसेस कैसे बनते हैं, उन मापदंडों पर काम करना होगा। वही चिकित्सा का एक आधार होना चाहिए। नेक्स्ट। लेकिन फिर भी अगर हम कहते हैं कि इसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी, तो शास्त्रों ने इसके अंतर्गत व्याख्यान किया है। काल जो ऋतु है उसके अनुसार नहीं है, अलग लक्षण उत्पन्न हुए। बारिश के सीजन के अंतर्गत अति उष्ण काल है, उष्ण काल में वर्षा हो रही है, या शीत काल के अंतर्गत अति उष्ण काल है। ये सब मिथ्या योग के कारण रोग उत्पन्न होंगे, और वो रोग किसी भी कारण विशेष, जैसा कि वायरस के बारे में बताया जा रहा है, या जो कोई भी संक्रमण है, उन सब की चिकित्सा कैसे करोगे और उनका कारण क्या है। यही 4 कारण हैं। कौन? वायु, जल, देश और काल। और इनके की चिकित्सा करने के लिए क्या है कि चिकित्सा करने के लिए हमें उपयुक्त औषधि जो पूर्व से संरक्षित थी उनका उपयोग करना है, और उनकी चिकित्सा तभी की जा सकती है लक्षण देखकर, जिनके रोगों के कारण सामान्य न हो, मृत्यु जिनकी सामान्य न हो। ऐसा अध्ययन किया गया कि लोगों के दोष दुष्ट के समूर्छना के बाद कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे, तो उनकी अवस्था क्या होगी। ये सब अध्ययन के पास बताया कि चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। पंचकर्म चिकित्सा उसके लिए सबसे उत्तम है, और रसायनों का उपयोग उसके लिए सर्वोत्तम है। हमें ऐसी व्याख्या करनी चाहिए, ऐसी चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए कि हम पंचकर्म के द्वारा ही चिकित्सा कर पाए उनकी, और रसायनों का उपयोग कर पाए। और इन सब के बाद जिसे आगे चलकर शास्त्रकारों ने आचार रसायन कहा है, उसका उपयोग करना ही इसकी चिकित्सा है। सत्यभूते दयादानम, ये सब आगे बहुत सारे उदाहरण बताए हैं, लेकिन अंत में यही है कि व्यक्ति को आचार रसायन का पालन करना चाहिए, यानी सत्य का पालन करना चाहिए, दया दान, आहार विहार सम्यक होना चाहिए। अपने आप को एक प्रकार से आज जिसको कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन किया जाना, ये क्वारंटाइन किया जाना उसी का उदाहरण है कि आपको अपने आप में सीमित कर लेना, आपका एक सीमित दायरा हो जिससे संपर्क ना हो। ये व्याधि संपर्क से बढ़ रही है। अंत में आप सभी को शुभकामनाएं और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए यहाँ पर विराम करता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जो यहाँ आपकी अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज की जो एक्टिविटीज हुई है कोरोना काल में, जो हमने औषधि वितरण और जो आरोग्य रसायन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार के
मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय के माध्यम से शासन से प्राप्त हुई औषधियों को इंदौर नगर के अंतर्गत हमारे वरिष्ठ शिक्षक, चिकित्सा अधिकारी और जूनियर चिकित्सक सभी घर घर जाकर विशेष रूप से कंटेनमेंट क्षेत्रों में वितरित कर रहे हैं। और एक विशेष आरोग्य कषायम क्वाथ महाविद्यालय की मिनी फार्मेसी और अर्थशास्त्र विभाग में निर्मित होकर कोविड केयर सेंटर और कोविड पेशेंट्स को वितरित किया जा रहा है। आप सभी इन सब के परिणामों से परिचित भी हैं जो रोज न्यूज और समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने अभी हमको बताया कि आयुर्वेद महाविद्यालय के समस्त अधिकारी और कर्मचारी एवं चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों ने करीब इंदौर शहर के 11 लाख लोगों तक आयुर्वेद की औषधियाँ, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो काढ़ा, जो त्रिकटु काढ़ा का जो वितरण हुआ है, संशमनी बटी, अणु तेल, ये जो हमारा पैकेज था, इसको हमने इंदौर नगर निगम के समस्त वार्डों को शामिल करते हुए लगभग 11 लाख लोगों तक इसको पहुंचाने का कार्य किया है। और इस कार्य में हमारे नेतृत्व के रूप में डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी आरंभ से ही 31 मार्च से सर यहाँ पर हैं, इंदौर में हमारे साथ में हैं, और फिर लगातार बिना किसी अवकाश लिए हुए लगातार यहाँ कार्य कर रहे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने यहाँ पर हमको बहुत सारी जानकारियाँ कोरोना के संबंध में, रोग प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में, और साथ ही आयुर्वेद महाविद्यालय के द्वारा किए जा रहे इस भागीरथी प्रयास के बारे में भी हमको जानकारी दी। अब आज का जो दूसरा व्याख्यान है उसके लिए मैं डॉक्टर एस.के. नायक सर से आग्रह करूंगा कि वे हमारे द्वितीय वक्ता का आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। डॉक्टर नायक सर, प्रोफेसर शालाक्य विभाग, गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, इंदौर। थैंक यू सर। थैंक यू। आज के इस वेबिनार सेमिनार में आप सबका स्वागत है। आप अभी हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को सुना। ये प्रथम स्पीकर के रूप में आपको आयुर्वेद का इम्यूनिटी एवं जनपद ध्वंस के बारे में आपको डिटेल में व्याख्यान दिए। अभी इस श्रृंखला में अभी जो सेकंड स्पीकर है हमारे साथ, वो हैं डॉक्टर प्राची केवटकर मैडम। वो आज आयुर्वेदिक क्लिनिकल अप्रोच टू वात व्याधि निदान आणि चिकित्सा, इसके बारे में आप प्राची केवटकर, जो कि इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुई, BMS इस महाविद्यालय से प्राप्त की, और इसके पश्चात उन्होंने MD इन पंचकर्म फ्रॉम जामनगर यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2002 से पास आउट हुई है। और प्रेजेंटली शी इज वर्किंग एज आयुर्वेद स्पेशलिस्ट इन गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इंदौर। She has served as professor in PG Panchakarma at Subdeep Ayurved Medical College, Indore, and she is a famous private Ayurvedic Panchakarma practitioner in Indore since 2004. She has total clinical teaching experience of 20 years in the field of Ayurveda, और मैडम का टीचिंग एक्सपीरियंस भी लगभग 12-13 साल की है। वो पंचकर्म में एक बहुत अच्छे विशेषज्ञ रूप में काम कर रही है, और प्रेजेंटली शी इज involved as Ayurvedic Corona warrior
as distributing medicines in different part of Indore. और हमारे सारे जितने भी शिक्षक चिकित्सा अधिकारी एवं हमारे छात्र छात्रा इंटर्नीज हाउस फिजिशियन सभी आदरणीय प्रधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में अभी इंदौर के सारे पूरा इंदौर शहर में हम दवाई वितरण कर रहे हैं। और मैडम आज भी सुबह मेडिसिन वितरण करके आई है और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज हमारा बीच उपस्थित हुई हैं। वो आपको इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगी। तो मैडम का जो आज का टॉपिक है आयुर्वेदिक क्लिनिकल अप्रोच तो वात व्याधि विद स्पेशल रेफरेंस टू निदान एंड चिकित्सा। जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि वात जो है, वात के बारे में आयुर्वेद में बहुत प्रमुखता से विचार किया गया है। वात दोष है सभी दोष में श्रेष्ठ रूप में माना गया है। और वात के बारे में बताया गया है कि वायुर्बलम वायुर्धाता शरीरम वायुर्विश्वमिदं सर्वं प्रभु वायुश्च कीर्तितः। इसका मतलब ये है कि वायु इज लाइफ, वायु इज स्ट्रेंथ, वायु इज मेन स्टेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द सेम वायु इज verily in the universe and hence the Lord वायु is praised। वायु को भगवान का रूप दिया गया है, वायु को विधाता का रूप दिया गया है, वर्णन किया गया है। इसलिए वात दोष का जो हम बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे आयुर्वेद में, वह नॉर्मल वात नॉन विजिटेड वात इज एट इट्स एवोर्ड विथ अनऑब्स्ट्रक्टेड और फ्री मूवमेंट is responsible for long lifespan and 100 years of divide of disease। जब वायु रहता है तो ये शरीर में 100 है, 100 साल तक वो जिंदा रहता है। सो वाता इज द प्राइम दोष owing to its incorporeal nature and instability। It is inaccessible in कंपैरिजन टू अदर दोष के साथ वायु का इंपॉर्टेंस है। इसीलिए वात व्याधि को हम बहुत केयरफुली हम ट्रीटमेंट करते हैं और वात व्याधि का बहुत एक प्रमुखता से वर्णन किया गया आयुर्वेद में। तो मैं अभी आपके जो सेकंड स्पीकर डॉक्टर प्राची केवटकर मैडम से निवेदन करूंगा कि मैडम वात व्याधि के बारे में आज हमारे जो छात्र छात्राओं और बाकी हमारे जितने भी सामान्य शिक्षक, सामान्य चिकित्सा अधिकारी, हाउस फिजिशियन, इंटर्नीज, जो हमारा अष्टांग आयुर्वेद के जितने परिवार के लोग हैं वो अपने ज्ञान से सबको प्रभावित करें। मैडम डॉक्टर प्राची केवटकर मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज क्लियर है? आदरणीय, हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है मैडम। जी जी जी। आदरणीय प्राचार्य सर, मेरे सभी सीनियर्स और सहकर्मी और प्यारे स्टूडेंट्स, मैं कोविड कोरोना के सीज़न में वात व्याधि का टॉपिक आपके सामने एक लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे क्लिनिक्स में और हमें इसकी निदान और चिकित्सा समझने के लिए रेगुलर ज़रूरत पड़ती है। तो आज एक समय हमारे पास है तो हम इसको डिस्कस करते हैं। दोषों में वात का अपना डिफरेंट नेचर है। वात हमेशा अलग है, वात का बिहेवियर अलग है, वात का व्यवहार अलग है। वायु आशुकारी है, अति बलवान है, दारुण भी है। और सबसे अलग बात इसमें अन्य दोषों से कि इसमें गतिशीलता है। हम पढ़ते हैं पित्तम पंगु कफम पंगु। ये अन्य दोषों के प्रकोप के लिए भी कारण हो सकता है, जैसे ये आशयापकर्ष की संप्राप्ति करता है कि उठा के पित्त को अपनी जगह से दूसरी जगह ले गए। वात के रोग भी इसके ऐसे ऐसे नेचर्स की वजह से वात के रोगों की संख्या भी बहुत अधिक है और वात की चिकित्सा में चिकित्सा वैशिष्ट्य है। और मोर ओवर पड़ता है किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी आहार से, किसी भी विहार से, किसी भी कारण से। तो इसकी वजह से वात की जो व्याधियाँ और ये है, इसलिए एक चिकित्सक के लिए जरूरी हो जाता है कि हम इसके इन अलग अलग नेचर्स के बारे में स्टडी करें, जानें। अब एक और ये कि वात व्याधि करके अलग से अध्याय मिलता है संहिताओं में, है ना, पित्त व्याधि या कफ व्याधि करके नहीं मिलता। तो ये भी एक है, ऐसा क्यों होगा। और दूसरा वात व्याधि की हमें समझने की क्या आवश्यकता,
तो मोस्टली हमारे आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में वात व्याधि बहुतायत से पेशेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसकी डिटेल्स को जानें। वात का नेचर काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो ये फिजिशियन को कई बार कंफ्यूज कर देता है। जैसे पेशेंट बहुत मोटा है लेकिन स्किन बहुत ड्राई है, तो अब ये वात का प्रकोप है क्या, तो फिर इसको स्नेहपान की जरूरत है क्या, इस तरह के कंफ्यूजन्स वात के ट्रीटमेंट के साथ में होते हैं। वात व्याधि एक बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी डिसीजेस कवर हो जाती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं अभी आज यहाँ बताने का मेरा उद्देश्य है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, कि इसकी 2 तरह की संप्राप्ति को हमें जाना जाए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान किया जाए। तो ये 2 तरह की संप्राप्ति, ये मेनी टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड ये तो आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स और कई बार मेंटेनेंस देता है। तो इस तरह से, इसलिए वात व्याधि का चयन इस टॉपिक के लिए किया है। वात व्याधि क्या है? वात की विकृति से होने वाली व्याधि तो वात व्याधि है ही, परंतु ये असाधारण व्याधि, माने साधारण चिकित्सा, नॉर्मल वात शामक चिकित्सा दे देंगे तो सिर्फ काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। ये इट रिक्वायर्स स्पेशल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अदर देन दोष शमन, और इसीलिए वात व्याधि का फिर अलग से संहिताओं में वो करने का और अलग से ट्रीटमेंट करने का, अलग अलग वात व्याधि भी सिर्फ अकेला नहीं, फिर उसमें अर्दित अलग, पक्षाघात अलग, आक्षेपक अलग, तो अलग अलग संप्राप्तियां और उनके अलग अलग चिकित्सा सूत्र, इसके अध्ययन करने की आवश्यकता हो जाती है। अन्यथा तो सिर्फ तेल और बस्ती पर्याप्त थे वात शमन के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा वात का नेचर अलग है, हम इसी प्रेजेंटेशन में इसको जानने की कोशिश करेंगे। वात व्याधि के जितने निदान आए हैं उनको मैंने इस तरह की कैटेगरी में समझा है। आहारज निदान है, हम पढ़ते हैं रूप शगुन, ये विहारज निदान है, इसमें भी कई बार कोई एक्टिविटीज ऐसी है जिससे रुक्षता बढ़ती है, कई बार शीतता बढ़ती है, कई बार चलता बढ़ती है, वायु के अलग अलग गुणों को बढ़ाने वाले निदान होते हैं। वात का मनोदोषों से भी सीधा संबंध, तो मानस, चिंता, शोक, इनसे भी वात का बढ़ता है, ये भी वात व्याधि के निदान बनते हैं। चिकित्सा में भी अगर हम अतियोग किसी, खास करके पंचकर्मों में, तो फिर वात बढ़ता है, बहुत ज्यादा रूक्षण हो जाए वात बढ़ता है। और बहुत सारे निदान वात व्याधि में ऐसे भी आए हैं जिनसे स्रोतोरोध होता है, जैसे वात व्याधि के निदान में आम की उत्पत्ति, यह भी आता है, ये कहाँ से आया, इससे कैसे वात बढ़ा, तो ये निदान स्रोतोरोध करते हैं और अवरोधात्मक संप्राप्ति करते हैं, और उसके कारण वात का प्रकोप होता है। और कई बार तीक्ष्ण, अत्यंत तीक्ष्ण औषधियां या अत्यंत तीक्ष्ण कोई निदान भी वात प्रकोपकारी होता है। तो ये एक जस्ट अपन अगर समझना चाहें तो इतने निदान की कैटेगरी हो सकती है। वात व्याधि की क्लासिफिकेशन भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला दोषानुसार क्लासिफिकेशन, निरुपस्तंभित और उपस्तंभित वात। वात व्याधि का चिकित्सा सूत्र आता है केवलम निरुपस्तंभम आदौ स्नेहम उपाचरेत। तो निरुपस्तंभित और उपस्तंभित माने शुद्ध वात यानी केवल वात, और उपस्तंभित यानी अन्य दोषों के साथ या मार्गावरोध के कारण उत्पन्न हुआ वात। तो ऐसे 2 प्रकार के वात की चिकित्सा उस दृष्टि से बताई गई है। जो हम चिकित्सा सूत्र समझते हैं वो निरुपस्तंभित वात का है, और आगे उपस्तंभित वात का भी ट्रीटमेंट किया जाता है, करना चाहिए, मैंने 2 तरह से समझना चाहिए। वायु अलग अलग दूषों में जब जाता है तो फिर मांसगत वात, अस्थिगत वात या ऐसे कई सारे, तो वायु का क्योंकि इसमें गतत्व है, गामी है ये, इसलिए जब मांस में जाएगा तो वहां लक्षण पैदा करेगा, अस्थि में जाएगा तो वहां पैदा करेगा, तो फिर चिकित्साएं बदलती हैं, क्योंकि वो है कहाँ, उस हिसाब से ना उसे ट्रीटमेंट करेंगे। अधिष्ठान में भी वायु आमाशय में चले गए, पक्वाशय में, या गुदगत वात, या इस तरह से अलग अलग अधिष्ठानों में भी वायु की संप्राप्तियां बनती हैं। विशिष्ट संप्राप्ति वाले जो रोग हैं जैसे अर्दित या ग्रद्रसी, ये जो हम पढ़ते हैं, तो ये संप्राप्ति भेद से इसकी संप्राप्ति मतलब रोग के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। और आवृत्तवात अपने आप में एक अलग टॉपिक है, जिसमें वायु ही वायु का मार्ग रोकती है या कोई अन्य दोष भी, तो उसके कारण वायु का प्रकोप, ये एक अलग संप्राप्ति इस तरह से बनती है। तो फिर प्रत्येकम स्थान दुष्यम क्रिया वैशिष्ट्यम आचरित, तो अब कहते हैं कि हर एक का स्थान, दुष्य और क्रिया के वैशिष्ट्य से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ट्रीटमेंट आए भी हैं इसी तरह के, जैसे अस्थिगत वात का ट्रीटमेंट तिक्त क्षीरवस्ती विशेष रूप से, क्यों, क्योंकि तिक्त रस अस्थि की और उसकी एफिनिटी है। तो इस तरह से
ट्रीटमेंट जो प्लान है जो शास्त्र में है, हमें उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, हमें तो सिर्फ इतना करना है कि हाँ ये स्नायुगत वात है, इसमें उपनाह करूं। इतना भी किया तो स्नायुगत वात की चिकित्सा उपनाह या बाहुगत वात की चिकित्सा उत्तर भक्तिक स्नेह, है ना, या आवृत्तवाद की चिकित्सा में रसायनों का प्रयोग, ये जो है हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स होने चाहिए। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो तरह की संप्राप्ति, एक शुद्धवात की संप्राप्ति और एक मार्गावरोध की। वायु का प्रकोप दो कारणों से होता है, एक अपने स्वयं के निदानों से माने शुद्धवात, और एक अन्य निदानों से स्रोत अवरोध हो जाने के कारण, उसका रास्ता रुक जाने के कारण वो प्रकोपित हो जाता है। उसमें वायु की गलती नहीं है, उसका रास्ता रुकने की गलती है, तो वो मार्गावरोधवात की संप्राप्ति। तो ऐसी दो तरह की संप्राप्ति बनती है, यही हमें थोड़ा सा पेशेंट वाइज डायग्नोस करना है। तो आए हुए हर पेशेंट में ये शुद्धवात का है या अवरोधात्मक संप्राप्ति का है, इसके लिए थोड़ा सा अपने को कोशिश जानने की करनी चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली प्लान होगा। तो ये दो तरह की संप्राप्ति की जो घटनाएं हो सकती हैं, पहले शुद्धवात की देखते हैं कि रूक्ष खल खर या इसी तरह के निदान, उसके कारण रूक्षता परुषता खरता स्रोतसों में आती है, और उसके कारण वात का प्रकोप और उस रिक्त स्रोतस में वायु का पूरण होना, और उसके कारण धातुओं का क्षय होना, ये धातु क्षय जन्य वात व्याधि या शुद्ध वात की संप्राप्ति है। तो सच्चा सीधा सच्चा रूक्षता बड़ी है, खरता बड़ी है, स्रोतसों में भी क्षय हुआ है, चिकित्सा पूरी स्नेह और ब्राह्मण प्रधान आएगी। तो ये तो स्ट्रेट शुद्धवात की चिकित्सा, स्ट्रेट जो हम समझते हैं वही है। परंतु दूसरी जो संप्राप्ति मार्गावरोधज की है वो देखें, स्निग्ध और शीत निदान, कफ और आम की उत्पत्ति और इनके कारण वायु के मार्ग में स्रोतोरोध, और फिर वायु का विमार्ग गमन होना, क्योंकि उसका जो सीधा रास्ता था उसमें रास्ते में कुछ जैसे हवा होती है ना, एकदम आती है और सामने कुछ आया तो पलट जाती है, तो उस तरह से विमार्ग गमन, और फिर ये इस तरह इन दोषों से साम हुई वायु जहां पे भी उसको खवय गुण मिलता है वहां पे स्थान संचय करती है। तो ये मार्गावरोध की संप्राप्ति। इसी में वात व्याधि में अवस्था भी होती है, क्योंकि हर डिसीज की शुरुआती कुछ अवस्था साम होती है। तो साम जब वायु होता है तो उसके थोड़े बहुत लक्षण जो शास्त्र में हैं कि उस पेशेंट को फुर्ती नहीं लगेगी, तंद्रा, गौरव, स्थैमित्य, शैत्य, शोफ, विबंध, इस तरह से, और क्रमशः अंग पीड़न, संचारी वेदना, ये सब साम वायु के लक्षण है। साम वायु का पेन कम दिन का होता है और तेज होता है। जैसे जैसे निराम अवस्था आती जाती है तो क्रॉनिसिटी आती है और पेन का नेचर थोड़ा डल हो जाता है। तो इसलिए निरामावस्था में अल्प वेदना, निर्विबंध और रुक्ष ये गुण बढ़ते हैं। तो अब हम एक एक लें। तो पहले शुद्धवात में क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग मिलती हैं, हम पेशेंट में कैसे समझेंगे। सबसे पहले पेशेंट का निदान जानने की कोशिश करें, अपतर्पण जन्य है या संतर्पण जन्य है। जैसे एक मजदूर है, दिन भर काम करता है और उसके अंदर होने वाला दर्द पैरों का, और एक व्यक्ति दिन भर सोफे पे बैठा रहता है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, उसके अंदर होने वाला पैरों का दर्द, क्या दोनों एक जैसे होंगे और क्या दोनों की ट्रीटमेंट भी एक जैसी होगी या क्या होनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। तो अपतर्पण जन्य निदानों में बहुत एक्टिव हैं। आजकल में ऐसे भी पेशेंट आते हैं 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, रोज की इतनी वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस चीज का कल्पना कर लेनी चाहिए। दूसरा, आहार की भी बात है, आहार कैसा है, क्योंकि आहार में भी बहुत सारे लोग आजकल अजीब अजीब टाइप की डाइटिंग और इस पे रहते हैं, तो वो भी देखा जाना चाहिए। या फिर बहुत अधिक अपतर्पण संतर्पण आहार है क्या, वैसा। तो अगर निदान हमें अपतर्पण जन्य मिलते हैं आहार के संदर्भ में, विहार के संदर्भ में, है ना, तो फिर हमें समझना चाहिए कि शुद्धवात की संप्राप्ति हो सकती है। फिर इसका नेचर जो दर्द का है वो मंद वेदना स्वरूप का होता है, डल एक होता है मोस्टली। ये वात काल में पड़ता है, तो ये पहचानना तो बड़ा आसान रहेगा। जब पेशेंट एक्टिविटी कर रहा है, जो मैकेनिकल पेन है, चलते समय हो रहा है दर्द से, बैठे रहे आराम करें तो कुछ नहीं होता, वो वाला दर्द जो मैकेनिकल पेन है वो वायु का शुद्ध जो है, और वात के जितने काल हैं उन कालों में वो बढ़ता है। पेशेंट में कार्य पाया जा सकता है, रुक्षता के साइन मिलेंगे, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में अपने को क्रेपिटेशन मिल सकता है ना, या और भी स्किन पे वगैरह या जॉइंट के ऊपर ये रुक्षता की कुछ लक्षण अपने को मिल सकते हैं। इसमें स्नेहन से उपक्षय होता है, अगर हम पेशेंट से पूछें या अगर हम ट्रीटमेंट करके देखें,
और अगर स्नेहन करने से उसको लाभ होता है तो ये शुद्धवात की संप्राप्ति है। इसमें शोष और संकोच अगर थोड़ा पुराना हो गया है तो धीरे धीरे क्षय क्योंकि धातुओं का होगा तो उसके कारण शोष और संकोच की चीजें भी अपने को स्थितियां भी पाई जा सकती हैं। और विबंध इसमें मिलेगा तो वातिक स्वरूप का मिलेगा, मतलब एकदम ड्राई स्टूल, कठिन होना मल का और कड़क निकलना, इस तरह के सिम्टम के साथ में शुद्ध वात की प्रेजेंटेशन आती है। तो सारी वात व्याधियों में हमें ये कल्पना करनी चाहिए कि ये शुद्ध वात का पेशेंट है कि मार्गावरोधज वात का है, कि अगर संधिवात का पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी आता है तो ये शुद्ध वात का है कि ये, इससे ट्रीटमेंट में काफी स्पष्टीकरण आता है और काफी लॉजिकल अपना ट्रीटमेंट होता है। तो ये शुद्ध वात की क्लिनिकल फाइंडिंग हुई। अब इसके बाद मार्गावरोधज वात की क्लिनिकल फाइंडिंग, इसमें निदान संतर्पण जन्य मिलेंगे, है ना, आरामी और इस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाएगा। जो हाई क्लास सोसाइटी है उसके पेशेंट ये आते हैं वैसे। इसमें गुरुता रहती है, पेशेंट को भारीपन की कंप्लेन करता है। इसका वेदना काल भी डिफर करता है, जैसे सुबह सो के उठते हैं तो अकड़े हुए रहते हैं, है ना। इन्फ्लेमेटरी पेन, बहुत समय पे अगर आराम करने के बाद दर्द बढ़ता है तो वो इसमें स्थौल्य भी साथ में एसोसिएटेड हो सकता है, इसमें शोथ एसोसिएटेड हो सकता है, इसमें स्नेहन से अनुक्षय होगा, स्नेहन से उतना लाभ नहीं होगा या कभी कभी बढ़ भी सकता है। इसमें अग्नि मंद रहेगी और मल का स्वरूप आम रहेगा। तो ये हुए मार्गावरोधज वात के सामान्य फाइंडिंग्स जो हर पेशेंट में, हर वात व्याधि में अपने को मिल सकते हैं। अब कुछ कॉमन क्लिनिकल एग्जाम्पल को लेके इसके अपन बात करें, जैसे आधमान और उदावर्त। उदावर्त अक्सर विबंध के कारण मल जो रुक्षादि प्रकोपज उदावर्त करके आया है, इसमें मल फंसा हुआ रहता है जिसके कारण वायु प्रकोपित होती है और फिर उसके कारण होने वाला आधमान। तो चिकित्सा क्या होगी, मल का निष्कासन कराया जाए। और दूसरा आधमान जिसमें कुछ खाने के बाद तुरंत पेट तन जाता है, मसल्स तन जाती है, ऐसा कोई अवरोध नहीं होता वहां पे वायु का, परंतु फिर भी तो ये वात प्रकोप वाला तो इस तरह से होता है। इसी तरह से शुष्क वातिक कास, ड्राई कफ मतलब हमेशा वातिक ही है ऐसा नहीं, ड्राई कफ एक वाकई वातिक हो सकती है, जो वही शुद्ध वात की संप्राप्ति जिसमें आप स्नेहपान और इस तरह के कंटकारी घृत वगैरह ऐसी जगह के लिए आए हैं, वहां पे आप स्नेहपान कराएं और उसको उपशय मिलेगा। लेकिन एक और शुष्क वात पाई जाती है जिसमें बहुत अल्प मात्रा में कफ और एकदम ग्रथित, है ना, गांठ जैसा, और इतनी तेज खांसी का जो वातिक कास का झटका आएगा और उसके बाद जब तक आराम नहीं होगा थोड़ा सा कफ जो अटका है वो निकलने के बाद आराम लगेगा। तो इस तरह से तो ये वाला जो संप्राप्ति है ये अवरोधात्मक है, इसमें वो जो ग्रथित कफ है उसको निकालने की ट्रीटमेंट अपने को करना पड़ेगी और सिर्फ शुद्ध वात की स्नेह की चिकित्सा दे देने से नहीं होगा। तो इसलिए वहां पे क्षार वगैरह जो सिक्रीशन करने वाले ग्रथित वात के कफ के ट्रीटमेंट है वो करने पड़ेंगे। तो इसलिए ऐसी संप्राप्ति इसकी वातिक कास की भी मिलती है। फिर ग्रदरसी और संधिवात जो कॉमन अपन पेशेंट देखते हैं उनमें भी हम ये संप्राप्ति की कल्पना करें कि कौन से पेशेंट में शुद्ध वात की है और कौन से में ग्रदरसी भी, क्योंकि ग्रदरसी फिर टाइप भी ग्रदरसी के वातिक और वात कफज कहे गए हैं, हम उस दृष्टि से भी विचार कर सकते हैं। और संधिवात में भी एक एकदम मोटा पेशेंट है जिसको ओवरवेट के कारण घुटने में दर्द है और एक ओवर एक्टिव पेशेंट है उसके घुटने में दर्द है, तो दोनों दर्द एक जैसे नहीं हो सकते एक स्थिति तक, तो इसलिए वहां पे ट्रीटमेंट वेरिएशन आएगा। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल लिए और इसी नजर से अब हर व्याधि को आप लोगों को, स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। चिकित्सा देखिए, जितनी चिकित्सा हम वायु की जानते हैं वो सब शुद्ध वात की है। स्नेहपान कराया जाए, स्निग्ध भोजन कराया जाए, स्नेहन स्वेदन कराए जाए, मृदु स्निग्ध विरेचन कराया जाए, ब्राह्मण वस्ती और मात्रा वस्तियां दी जाए, नस्य कराया जाए और भी शिरोधारा और जितने भी ऑयल के ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं वो सब शुद्ध वात के ऊपर स्ट्रेट बैठते हैं, मतलब तुरंत पेशेंट आया और अपन ने दिया तो तुरंत आराम पड़ेगा, इतना स्ट्रेट। तो वो चिकित्सा शुद्ध वात की है, तो जब शुद्ध वात पे देंगे तो स्ट्रेट तो बैठेंगे ही। और मार्गावरोधज वात की चिकित्सा देखें कि इसमें स्नेह नहीं देना है, इसमें रूक्ष स्वेद देना है, तो इसलिए हर आए हुए पेशेंट में स्नेहन स्वेदन की बजाय जब अवरोधात्मक लगता है तो वहां पे सीधे आप रूक्ष स्वेद, उपनाह आए हैं, बालुका स्वेद आए हैं, लवण स्वेद आए हैं, इस तरह के जितने ट्रीटमेंट्स है, या क्वाथ की धारा आई है, धान्याम्ल धारा आई है, इस टाइप के ट्रीटमेंट जो रूक्षण करते हैं उससे स्रोतोरोध खुलेगा और तभी आपका स्नेह भी अंदर जा पाएगा बाद में, अदरवाइज स्नेह ने काम नहीं करना। तो इसलिए रूक्ष स्वेद का उपयोग
मृदु अनुलोमन यहाँ पर भी देना है, क्योंकि अनुलोमन तो वात की चिकित्सा है ही, परंतु वहां पे स्निग्ध विरेचन दिया जा सकता है। यहाँ पे हम कुछ अगर आम मल है तो रुक्ष विरेचन जैसे त्रिफला भी दे सकते हैं। और रुक्षण वस्तियां आस्थापन वगैरह जो है वो भी चिकित्सा मार्गावरोधज में आएगी। हालांकि वस्ती के कॉम्बिनेशन फिर अल्टरनेट ही बनाए गए हैं और वो इसी तरह से प्लान किए गए हैं कि चिकित्सक दोनों अल्टरनेट दे और न तो ज्यादा रुक्षता पैदा हो न स्निग्धता, परंतु फिर भी और अच्छे सोच के लिए मार्गावरोधज में रुक्षण चिकित्सा, रुक्षण वस्तियां दी जानी चाहिए। सिरावेद और अग्निकर्म ये भी ट्रीटमेंट्स वात व्याधि में आए हैं। तो सिरावेद कब? एक तो तब जब रक्त का इन्वॉल्वमेंट दिखे। जैसे वात एक दोष है ना जो बहुत सेंसिटिव है, ऐसे रक्त भी एक दोष है जो बहुत सेंसिटिव है। तो ऐसी सेंसिटिव है तो इसलिए रक्त का भी जल्दी से, रक्त के ऊपर भी जल्दी से प्रभाव पड़ता है किसी भी निदान का। तो तब अगर वात व्याधि के साथ में रक्त का इन्वॉल्वमेंट दिखे, जैसे वात रक्त की संप्राप्ति हो जाती है या किसी अन्य उसमें भी आगंतुक भी इवन, तो जब रक्त का इन्वॉल्वमेंट दिखे तो सिरावेद वहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। एक और अच्छा इंडिकेशन सिरावेद का है कि जब आपका रूटीन ट्रीटमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है ना, जब स्नेहनादि ट्रीटमेंट या हम जो शमन चिकित्सा कर रहे हैं उससे हमारे को एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं है, तो फिर आपको वायु का अवरोध दूर करने की दृष्टि से, उसका मार्ग वो करने की दृष्टि से सिरावेद या रक्त मोक्षण के अन्य उपक्रमों की चिकित्सा करनी चाहिए। एक्यूट पेन में अगर पेशेंट है और किसी तरह उसको आप तुरंत आराम देना चाहते हैं तब भी सिरावेद चिकित्सा से आराम पड़ता है। इसीलिए बहुत सारी वात व्याधियों के ट्रीटमेंट में सिरावेद आया है। ऐसी तरह का एक ट्रीटमेंट अग्निकर्म, ये भी आया है वात व्याधियों की चिकित्सा में। तो ये भी इंडिकेटेड है एक्यूट पेन रिडक्शन के लिए और मुख्य रूप से मार्गावरोधज में, क्योंकि वहां पे अन्य दोषों का भी अनुबंध है। तो इस दृष्टि से, और स्तब्धता, जब स्टिफनेस हो, पूरी गति न हो पा रही हो, वैसी स्थितियों में अग्निकर्म अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये करने के बाद हम शमन चिकित्सा की ओर बढ़ते हैं। तो वायु में फिर शुद्ध वात की शमन चिकित्सा तेल को हम ओरल भी दे सकते हैं। बहुत सारे तेल हैं जो ओरली दिए जा सकते हैं, जैसे महानारायण तेल ओरली दिया जा सकता है, क्षीरबला तेल ओरली दिया जा सकता है। तो पान से लेकर और अन्य उपक्रमों में जैसे नस्य, वस्ती, इसमें सभी दूर आप तेलों का प्रयोग अच्छे तरह से कर सकते हैं। कर्णपूरण, नेत्र तर्पण, ऐसे बहुत सारे उपक्रम हैं। यहाँ पे ब्राह्मण औषधियां हमारे काम की रहेंगी, जैसे बला, जैसे अश्वगंधा, है ना, या जैसे स्वेदों में अगर बात करें तो षष्टिशाली पिंड स्वेद, ये ब्राह्मण टाइप की चीजें हैं। तो जहाँ पे उसकी धातुओं का क्षय कम हो, ऐसी ट्रीटमेंट्स। रसकल्पों में हम यहाँ पे पोषक टाइप के रसकल्पों का प्रयोग, जैसे स्वर्ण, रजत, वंग, अभ्रक के योग, इसी तरह से एक कंपोजिशन बना हुआ है महायोग राजभुगुल, ये पोषण भी करता है साथ में। तो ऐसी पोषक चिकित्साओं का उपयोग यहाँ पे हम करें। यहाँ पे अनुपान, घृत और दुग्ध, कई बार मीठा दूध और इस तरह के अनुपान होते हैं ताकि वो शुद्धवात का शमन कर सके। मधुर, स्निग्ध, गुरु, ऐसे। और इम्पॉर्टेंट, विश्राम, कब पेशेंट को आराम कराना और कब उसको एक्सरसाइज कराना, है ना। तो आराम कब कराना? जब शुद्धवात की अवस्था हो, तो आप आराम कराओगे तो उसको आराम लगेगा। तो इसलिए पथ्य में विश्राम ये चिकित्सा आती है। मार्गावरोधज की चिकित्सा में गुग्गुलू के कल्प आते हैं। अधिकांश गुग्गुलू मार्गावरोधज वात के लिए लिखे गए हैं। फिर उसमें थोड़ी बहुत एडिशनल करके कुछ गुग्गुलू कुछ हद तक, मतलब उतना रुक्षण नहीं करते, इसलिए थोड़ा व्रवहण करते हैं, ऐसा बोले। लेकिन अधिकांश गुग्गुलू कल्प मार्गावरोधज के हैं। आम पाचन के अन्य द्रव्य जैसे कुचला या और एक्यूट स्थितियों में भल्ला तक के कल्प, वत्सनाभ के कल्प भी अच्छा काम करते हैं। रसकल्पों में सिंदूर के योग, जैसे एकांगवीर, पक्षाघात के तो जितने योग हैं सबकी रेंज ही रस सिंदूर वाली है, तो ऐसे योग यहाँ पे काम करते हैं। अनुपान अब की बार अदरक रस, मधु, उष्णोदक या कोई काढ़ा भी लिया जा सकता है। और पथ्य में लघु, द्रव, उष्ण। और अब यहाँ पे व्यायाम चिकित्सा, तो यहाँ पे विश्राम नहीं कराएंगे, विश्राम कराने से बढ़ेगा, तो व्यायाम कराने के लिए यहाँ पर आया है। कुछ यूजफुल तेल मैंने इसमें लिखे हैं, बट स्टूडेंट्स के काम का हो सके तो। महानारायण तेल ये थोड़ा समशीतोष्ण नेचर का होता है ना, लेकिन महामाश तेल उष्ण होता है। तो फिर आपके पेशेंट में बहुत शीत के कारण हुआ है तो फिर गर्म तेल चुनो। तो महामाश तेल रोहण भी होता है। क्षीरबला तेल भी रोहण होता है, पर क्षीरबला तेल सौम्य स्वरूप का है। तो अगर वात के साथ पित्त के कुछ लक्षण दिखते हैं, दाह वगैरह ऐसे,
तो फिर क्षीर वाला चुने। प्रसारिणी तेल भी उष्ण होता है। विषगर्भ तेल तो उष्ण है और विषगर्भ का इंटरनल प्रयोग नहीं करते हैं। वात कफ शामक है ये। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी अवस्था है तो कई बार विषगर्भ दिया जा सकता है। धान्वंतर तेल भी समशीतोष्ण है। धान्वंतर का विशेष रूप से प्रयोग प्रसूता अवस्था के पश्चात करने की इंडिकेशन आते हैं। निर्गुंडी तेल ये वैसे तो व्रण रोगाधिकार का है, परंतु ये भी बहुत अच्छा आम पाचन और उष्ण होता है। और सहचरादि तेल भी वात कफ शामक उष्ण। कार्पास अस्त्यादि तेल भी उष्ण। कार्पास अस्त्यादि तेल का विशेष इंडिकेशन मन्यागतवात के लिए, गर्दन के लिए, जो सर्वाइकल वाली तकलीफ है उनके लिए आता है। तो ये कुछ ऑयल हुए। तो इसी तरह से कुछ घृत भी हैं, जैसे ब्राह्मी घृत है तो इंद्रियां और शिर इधर पहुंचाना है अगर स्नेह को तो ब्राह्मी घृत चुने, आंखों के लिए, कानों के लिए, है ना। अगर पोषक और अपने को ब्राह्मण तरीके का घृत चुनना है तो शतावरी घृत चुने, विदार्यादि घृत चुने। और अगर अस्थि मज्जा तक पहुंचाना है तो तिक्त रस वाला पंचतिक्त घृत चुने। तो ये कुछ घृत भी जो इंपॉर्टेंट है वो हो गए। कुछ मृदु विरेचन, क्योंकि मृदु विरेचन तो अपने को दोनों जगह देना है तो फिर अपने को ये द्रव्यों की जरूरत तो पड़ेगी ही। एरंड तेल बिल्कुल ड्रग ऑफ चॉइस है। और अवरोधात्मक में आप एरंड तेल के साथ शुंठी रात में दे तो अच्छा रिजल्ट आता है। मैं यूज करती हूँ रेगुलरली। फिर इसी में एक गंधर्वरित की या एरंड पृष्ठ हरित की भी यूज किया जा सकता है। आरगवत कपिलावटी, त्रिफला, त्रिव्रत, कृष्ण द्राक्षा, इनका यथा योग्य प्रयोग। जब स्निग्धता बढ़ानी है तो स्निग्धता बढ़ाओ, जब रुक्षता बढ़ानी है तो रुक्षता बढ़ाओ। तो इस तरह का प्रयोग हम मृदु विरेचन द्रव्यों का, ये अपनी एक लिस्ट हो सकती है। गुग्गुलों के भी अलग अलग कल्प, पहले तो गुग्गुल अपन समझे, उसके इंडिकेशन समझे, फिर अलग अलग गुग्गुलों के कल्प समझे। जैसे सेहनाथ को आप आम की अवस्थाओं में, मतलब और आमवात, मतलब अभी जो अपन मार्गावरोध से भी अधिक जब आम अवस्था रहेगी तो वो आमवात की अवस्था होगी तो वहां पे सेहनाथ का प्रयोग करेंगे। जब बहुत ज्यादा स्टिफनेस होगी और शिफ्टिंग पेन होगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है दर्द, तब सेहनाथ का प्रयोग। त्रयोदशांग गुग्गुल, ये इसके फलश्रुति में भी आता है कि संचारी वेदना, जैसे गृदरसी का दर्द होता है ना ऊपर से नीचे तक, तो वैसी अवस्थाओं में त्रयोदशांग गुग्गुल का प्रयोग। साथ में रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट है, जॉइंट में रेडनेस दिख रही है, गर्म लग रहा है, ऐसा है, तब कैशोर गुग्गुल का प्रयोग। मेद का इन्वॉल्वमेंट हो तो फिर त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग। और साधारण वात कफ की सभी अवस्थाओं में योगराज गुग्गुल का प्रयोग करना रहता है। तो थोड़ा सा अपन अपनी प्रैक्टिस को और वो करें, फाइन करें, तो उसमें हम अलग अलग गुग्गुल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से क्वाथ और इष्ट भी हो सकते हैं। जैसे रासना सप्तक काढ़ा ये अच्छा आम पाचन है, जबकि बलारिष्ट ये ब्राह्मण और पोषण रहेगा। दशमूल कटुत्रय क्वाथ भी अच्छा आम पाचन का कार्य करेगा, क्योंकि महारासनादि काढ़ा ये ब्राह्मणात्मक रहेगा। लेकिन महारासनादि काढ़ा विद गुग्गुल कर दिया तो फिर वो अवरोधात्मक में भी काम करेगा। शोथ प्रधान व्याधियों में दशमूल का काढ़ा भी किसी अनुपान के रूप में अच्छा काम करता है। तो ये आशावरिष्ठ हुए। अगर रसकल्पों की हम बात करें, बहुत सारे सिंदूर कल्प वात व्याधियों में यूज होते हैं। एकांगवीर है, योगेंद्र रस है, इवन बृहत्वात चिंतामणि भी सिंदूर का ही कल्प है। तो रस सिंदूर जो है, ये रस सिंदूर दोनों तरह से कार्य करता है, परंतु अवरोध को दूर करता है मुख्य रूप से। तो इसलिए अवरोध को दूर करने में तो हम लोग रसौषधियां अपने पास हैं, सिंदूर के कल्प अपने पास हैं, तो क्यों ना उन्हें यूज किया जाए। तो ये यूज हम लोग रेगुलरली करते भी हैं, परंतु पर्पस वो ध्यान रहना चाहिए कि अभी मुझे एकांगवीर से ये करवाना है ऐसा, और फिर प्रॉपर अनुपान के साथ दिया जाना चाहिए। स्वर्ण कल्पों में अब बृहत्वात चिंतामणि एक ऐसा योग है, इसमें सिंदूर भी बहुत अच्छी मात्रा में पड़ा है और इसमें पोषण औषधियां भी। तो मतलब ये इसलिए बृहत्वात चिंतामणि का वैसे भी आयुर्वेदिक औषधियों में बड़ा नाम है, क्योंकि वो अवरोध को दूर करके उसके बाद पोषण पहुंचाने, इस तरह के कार्यों में दोनों कर देता है। स्वर्ण भस्म, महायोगराज गुग्गुल, ये शुद्धवात की दवाइयां हो सकेंगी। इवन रजत के कल्पों में रजत का उपयोग मज्जा धातु पे है ना। तो जब मज्जा के लक्षण आते हैं, पेशेंट का काम नहीं करता उतने अच्छे से, हाथ में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, इस तरह के, उस समय पे रजत कल्पों में ताप्यादि लौह या सीधे रजत भस्म भी अच्छा काम करती है। मज्जा के विकारों में कुचला भी अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद लौह कल्प, बल धातु शैथिल्य दूर करने की दृष्टि से, तो माक्षिक लौह भस्म भी वात व्याधि में यूज करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशंस में।
और सुधा कल्पों में, क्योंकि पार्थिव से पार्थिव की ओर, अस्थि की ओर इनकी वो है, इसलिए प्रवाल, मुक्ता, कुक्कुटांड, गोदंती और इसी तरह के अन्य कल्पों का प्रयोग भी हम करते हैं। तो अब हम कंक्लूजन पे आए कि ट्राई योर बेस्ट टू फाइंड निदान ऑफ वात व्याधि। खुदाई करना है और सबसे पहले निदान ढूंढना है। अब वात व्याधि के पेशेंट अपने घर में भी रहते हैं, तो अच्छी हिस्ट्री और अच्छा एग्जामिनेशन प्रॉपर हो, और उसके बाद में फिर विचार की शुद्ध है या गावरोधज है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान की जाए और शमन औषधियों को विदाउट जनरलाइजेशन यूज किया जाए प्रॉपर सिलेक्शन के साथ। और जैसे उसकी अवस्था बदले, क्योंकि ऐसा होता है, आम बात हमेशा आम बात नहीं रहता, बाद में जब वो जीर्ण होता है तो उतना आम नहीं बचता उसमें फिर। तो जब अवस्था बदलेगी तो ट्रीटमेंट भी आपका बदलना चाहिए। तो इस तरह की कुछ छोटी चीजें थी जो मैं सबके स्टूडेंट्स के खास करके ध्यान में लाना चाह रही थी, तो उसके लिए ये एक प्रेजेंटेशन बनाया था। तो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी और सारे सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्राची। आपने बहुत सुंदर तरीके से वात व्याधि के ऊपर अपना एक विशिष्ट वक्तव्य दिया। आप हमेशा से ही एक अच्छी टीचर रही हैं और आपके सारे प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर रहते हैं। आपने खासकर विद्यार्थियों के लिए जिस तरह से अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया है, वो निश्चित रूप से सबके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसके बाद में आज के हमारे इस वेबिनार के तीसरे वक्ता के रूप में हमारे बीच में आने वाले हैं हमारे काय चिकित्सा विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नीरज कानूनगो जी। आप यहाँ काय चिकित्सा विभाग में पदस्थ हैं और इंदौर शहर के कई मंचों से आपने आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से किस तरह से व्याधि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ऐसे अनेक मंचों पर आपने अपना वक्तव्य दिया है। और आज बड़ी हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच पुनः नीरज कानूनगो जी आ रहे हैं। मैं उनके संक्षिप्त परिचय के लिए हमारे रचना शारीर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप चौहान जी से आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर नीरज जी का इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रदीप जी। धन्यवाद डॉक्टर एपीएस चौहान सर। डॉक्टर नीरज कानून जो हमारे महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है काय चिकित्सा विभाग में, और अभी जो है वर्तमान में कोविड वॉरियर भी है, और लगभग जो है 11 वर्षों से ये जो है सतत जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य करा रहे हैं महाविद्यालय में। और ये जो है काय चिकित्सा विभाग में अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है काय चिकित्सा विभाग में कर रहे हैं। कई अवार्ड इनने प्राप्त किए हैं, आयुर्वेद महर्षि अवार्ड भी इनने प्राप्त किया है, और हिमालय ड्रग कंपनी के द्वारा भी इनने काफ़ी जो है अच्छा कार्य किया है। तो मैं डॉक्टर नीरज कानूनगो जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना जो इम्यूनिटी पर जो है व्याख्यान जो है दे। डॉक्टर नीरज कानूनगो जी सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है नीरज जी, कंटिन्यू करिए। नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे प्रधानाचार्य महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये जो सेमिनार आयोजित करने के लिए प्रदीप चौहान सर, एपीएस सर और नायक सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आज का मेरा विषय जो आज सिनेरियो चल रहा है पेंडेमिक में, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जान रहे हैं आजकल, इसके बहुत भयानक परिणाम हमको समाज में देखने को मिल रहे हैं। इसी के ऊपर एक मेरा टॉपिक बनाया गया है जिसे हाउ टू बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोविड। मैं डॉक्टर नीरज कानूनगो सभी को प्रणाम करके और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को, मेरे कलीग्स को, सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूं, हाउ टू बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोविड। कोविड के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उभर के आया है, क्योंकि जैसे जैसे कोविड या कोरोना का जैसे महासंक्रमण फैलता गया, ये बात सामने आई कि इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिससे हम उससे जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतना अच्छा हम उससे फाइट कर सकते हैं। और इम्यूनिटी के मामले में हमारा आयुर्वेद सबसे आगे है।
ये आयुर्वेद के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, और जो हमारी अर्ली स्टेजेस है वहीं पे हम इस कोविड को रोक के हम इस महामारी से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये इंट्रोडक्शन देखिए, कोविड का कोरोना वायरस डिसीज 2019, ये सबसे पहले वुहान में चाइना में डिटेक्ट हुई थी 2019 में, इसलिए इसका नाम 19 से पड़ा डिसीज। इसको पहले सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 सार्स कोविड 2 के नाम से जाना गया। WHO ने स्टार्टिंग में इसका नाम नोवल कोरोना इन्फेक्टेड निमोनिया रखा, जिसे NCIP कहा। फिर बाद में जब इसको और ज्यादा डिटेल स्टडी हुई तो ऑफिशियली उसका नाम बदल के 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 कर दिया। एंड कोविड-19 ये शॉर्ट फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 19 या 2019 दिसंबर में डिटेक्ट हुई थी, दैट्स वाई इसका नाम इसके ऊपर रखा गया। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखें तो आप लोग जानते हैं कहीं इसका 2 या कहीं 14। अब इसके साथ ये हो रहा है कि इसका लिटरेचर जो है वो अभी सिर्फ नेट पे अवेलेबल है, इस पे बहुत कुछ रिसर्च होना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस करेंगे इसके हमको बहुत नए नए आयाम देखने को मिलेंगे। इन द इंक्यूबेशन पीरियड आप जानते हैं इसका 5 से लेके 14 दिन है, कहीं कहीं 2 से 14 भी दिया गया है। जैसे सब लोग जानते हैं कि क्वारंटाइन टाइम जो दिया गया दैट इज 14 डेज। तो ये जो डिसीज पूरे अपने स्वरूप में आ जाती है तो वो 14 दिन लगते हैं इसको पूरा अपना स्वरूप दिखाने में, इसलिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का रखा गया है। कोविड-19 is a typical present a systemic respiratory manifestation है। Some individual infected with the SARS-CoV-2 the asymptomatic can be carrier। अभी आप नए रिसर्च देख रहे हैं कि बहुत से केसेस एसिम्प्टोमेटिक हैं बिकॉज दे हैव नो एनी सिम्टम्स बट दे आर एक्ट एज ए कैरियर। वो कैरियर का काम करते हैं और जो आगे अलग अलग कम्युनिटी में स्प्रेड करने का काम कर सकते हैं। दे आर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। ओल्डर पेशेंट्स अंडरलाइंग द डिसीज लाइक कार्डियक डिसीज, डायबिटिक मेलाइटस, अस्थमा एंड कैंसर आर द मोर डेवलप इन द सीरियस इलनेस। अगर ऐसे ओल्ड एज पेशेंट्स हैं और जनरली जिनके साथ अंडरलाइंग कोई डिसीज जुड़ी हुई है, जिस टाइप की मैंने बताई है, अगर डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो वो लोग थोड़ा सा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, दे हैव लेस इम्यूनिटी। इसके कारण से जो डेथ रेट आप देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सबसे ज्यादा, और स्पेशली यूरोप कंट्रीज में ये ज्यादा से ज्यादा ओल्ड एज पीपल इसमें अफेक्ट हुए हैं। इसलिए एक ये बहुत बड़ा फैक्टर सामने आया है। और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज अ फीको ओरल ट्रांसमिशन भी इसमें आया है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है, direct contact with the touching, hand shaking, that's why the social distancing, direct via the fromitus। जैसे भी हम क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, इवन एक रूम में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, सिनेमा हॉल है, शॉपिंग मॉल है, तो ये ऐसे जो सराउंडेड एरियाज हैं जहाँ के पैक्ड हैं, जहाँ पे वायु या हवा का जो संचलन है वो प्रॉपर नहीं है, वहां पे ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए यहाँ पे हमने इसको मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग से इसको दूर रखने की कोशिश की है। इसके साइन एंड सिम्टम्स आप देखेंगे तो इसके मेन हम क्राइटेरिया जो कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दें तो मेन फीचर्स में इसका 99% फीवर है, ड्राई कफ है, शॉर्ट ब्रीथ जिसको डिस्निया बोला, एंड अदर फीचर्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम में लॉस ऑफ स्मेल आ जाता है, स्टफी नोज, सोर थ्रोट, म्यूकस, चेस्ट पेन, ये आप कॉमनली हर पेशेंट में सुनते हैं या आपने देखा पढ़ा है। द फेस इज पिंक, येलोइश, आईज ब्लूइश लिप, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कभी लॉस ऑफ टेस्ट होता है, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है। नर्वस सिस्टम में हेडेक, सडन कंफ्यूजन, फेंटिंग, गोलन-बेरी सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम बिकॉज ये नर्वस सिस्टम पे भी अफेक्ट कर रहा है, सीजर्स, कहीं ट्रेमर्स आना या कंपवात जैसे लक्षण, मस्कुलोस्केलेटल में बॉडी एक, चिल्स, फीवर विद चिल्स या बॉडी एक दिख सकता है, ऑर्गन फेलियर जिसके कारण से डेथ हो रही है, जिसमें हार्ट मायोकार्डाइटिस है, किडनी फेलियर है, लिवर में कहीं ना कहीं डिसम्पेट करता है। तो ये जो कारण है इसके कारण से ये धीरे धीरे फैटल होता जाता है, ये लक्षण इसमें। और इसमें जो हम मेनली जो सिस्टमेटिक सिम्टम्स में आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जनरली ये ज्यादा अफेक्ट करता है। बाकी जो हिमेप्टाइसिस में ब्लड भी आता है, एक्यूट कार्डियक इंजरीज हो जाती है, हाइपोक्सीमिया, दैट मींस कि जो O2 सैचुरेशन है आपकी बॉडी का, वो O2 सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से देखा जाता है, वो लेस धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। डिस्निया, लिम्फोमिया, डायरिया एंड स्पेशली द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, द राइनोरिया, रनिंग नोज, स्नीजिंग, छींक आना, सोर थ्रोट, ये जाए। और ये सबसे पहले निमोनिया जैसे लक्षण देता है, जैसे आपने WHO को मैंने बताया, उन्होंने नाम निमोनिया पे ही दिया था इसको, तो जस्ट लाइक द निमोनिया लाइक के सिम्टम्स देता है। एंड ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, ये ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी एक्चुअली ये इसके सीटी स्कैन और MRI के जो अंदर, जब आप इसका सीटी स्कैन MRI देखेंगे तो आपने कभी ग्लास देखा, ओपेक ग्लास,
स्पेशली जो ग्लास सिरिंज आती थी, तो उस ग्लास सिरिंज के अंदर का जो पिस्टन होता है उसका जो कलर होता है दैट इज अ ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। ये आपको ओपेसिटी देखने को मिलती है सिटी स्कैन कई कई एक्सरे में, इसलिए इसको यहाँ पे इसको सम्मिलित किया है। mRNA एनीमिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो हम आगे देखेंगे। इसमें स्टेजेस जनरली देखी जाए तो इसमें 3 स्टेजेस हैं, दैट इज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो जब स्टेज 1 आती है दैट इज माइल्ड है, उसमें लोकल सिम्टम्स जैसे थ्रोट इरिटेशन, ड्राई कफ, फीवर और मेनी एसिम्प्टोमिक जैसे पेशेंट इन्फेक्शन इन 80% ऑफ केसेस में ऐसे ही देखने को मिलता है। लिम्फोपनिया एंड न्यूट्रोफिल। लिम्फोपनिया मींस लिम्फोसाइट्स डाउन हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल और ये जनरली हम वायरल कंडीशंस में भी देखते हैं, जितने भी वायरल आप कंडीशंस देखते हैं जो हमारी ओपीडीज में आते हैं उनमें भी ये लिम्फोसाइट और ये आपके न्यूट्रोफिल्स का वैल्यूज आपको अप डाउन मिलता है। दैट इज अ माइल्ड कंडीशन। स्टेज सेकंड में मॉडरेट डिसीडर है, पल्मोनरी फेज है, इसका मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो आता है अभी तक ये गले में है, ये गले में आने के कारण आपको जो छोटे छोटे सिम्टम्स देखेगा जैसे थ्रोट इरिटेशन होना, फीवर होना, खराश लगना, ये माइल्ड स्टेज में आता है। सेकंड स्टेज में जब ये गले से नीचे चला जाता है दैट इज अ वायरल मल्टीप्लिकेशन, इन्फेक्ट लंग्स, एपिथेलियल इंजुरी जैसे DAD मींस डिफ्यूज्ड एल्वुलर डैमेज, ये एल्वुला में आके वहां डैमेज करता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डेवलप करता है। हाइपोक्सिया दैट मींस कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी को डिक्रीज करने लगता है। ब्लड लिम्फोमिया, ब्लड के अंदर लिम्फोमिया ट्रांसमिट द प्रोसिबल नॉर्मल, ये जो लिम्फोसाइट न्यूट्रोफाइल्स का जो वैल्यू है वो और ज्यादा डिक्रीज होता है एंड नीड हॉस्पिटलाइजेशन। अब सेकंड स्टेज में आपको हॉस्पिटल जैसे क्वारंटाइन रखना है तो हमको जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं या जो हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो माइल्ड स्टेज वालों को रखते हैं। जैसे वो सेकंड स्टेज में आता है तो फिर उसको हॉस्पिटल में वी हैव टू ट्रीट द मेडिसिनल ट्रीटमेंट। सेकंड स्टेज में थर्ड स्टेज दैट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब वो लंग्स के अंदर जाने के बाद एल्वुलाइज के अंदर, लंग्स के अंदर वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने लगता है। द एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स, द हाइपर इन्फ्लामेशन, डिक्रीज डी सेल्स, ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं हमारी ये डिक्रीज होने लगती हैं। आपने एड्स में भी टी सेल्स पढ़े, यहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्क करता है। एंड साइटोकाइनिन स्टॉर्म। अब साइटोकाइनिन्स क्या है? ये साइटोकाइनिन्स नथिंग एल्स, ये एक अलग अलग टाइप के आपके इम्यून सिस्टम के अंदर प्रोटीन्स हैं। कहीं कहीं ये आपको लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, पेप्टाइड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अब ये जब रिएक्शन होती है तो एक साथ बॉडी में बहुत सारे साइटोकाइनिन्स आपकी ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, बिकॉज ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीज होने से इम्यून सिस्टम को हैम्पर कर रहा है, इसलिए ये इसके अंदर छोड़ दिया जाता है। इसके कारण इसको बोला है साइटोकाइनिन स्टॉर्म। सीवियर इम्यूनिटी रिएक्शन होती है। स्टॉर्म मतलब एक तरीके से तूफान की तरह, तो आपके अंदर एक तूफान जैसा आ जाता है बॉडी के अंदर, और ये जो इंटरफेरॉन अपन देख रहे हैं, साइटोकाइनिन, ये सब रिलीज होते हैं और ये इंटरफेरॉन आपकी बॉडी के अंदर मायोकार्डाइटिस, कार्डियक अरेस्ट, एक्यूट रेस्पिरेटरी अरेस्ट और ये शॉक वाले जो सिम्टम्स हैं वो सब धीरे धीरे आने लगते हैं। मायोकार्डाइटिस, अब यहाँ पे स्टेरॉइड्स का यूज होता है। ये स्टेरॉइड्स इसलिए यूज होते हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ शॉक। जनरली यहाँ पे जितना भी कोविड देखेंगे उसमें ये स्टेरॉइड्स को जनरली अवॉइड किया गया है। इन दिस कंडीशन वी कैन यूज ओनली स्टेरॉइड्स। देखिए जो मैं स्टेजेस आपको बताता, अर्ली स्टेज ये वायरल रिस्पॉन्स फेज है, ये सिर्फ आपके थ्रोट में होती है। इसमें माइल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिम्टम्स, फीवर और ड्राई कफ होता है। इसके बाद ये नीचे सेकंड स्टेज में आप देखोगे तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिस्निया आ जाता है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन आपकी बॉडी का कम होने लगता है। एंड दैट्स अनदर ARD, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि आपका थर्ड स्टेज में या हाइपर इन्फ्लामेशन कंडीशन या फेज में आने लगता है। ठीक है, ये क्लिनिकल में लिम्फोमिया आता है, एबनॉर्मल चेस्ट, आप लोग जैसे स्लाइड में देख ही रहे हैं, एबनॉर्मल चेस्ट इमेजिंग, ट्रांसमिशन लोअर वेसिकल, एलिवेट द इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, ये जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ने लगते हैं। नीचे पोटेंशियल थेरेपीज दी हैं, आप देखेंगे इसमें अलग अलग प्रोटीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कैसे यूज करना, रैंसमवीर है, रिड्यूस इम्यूनोसप्रेशन, अवॉइड एक्सेसिव स्टेरॉइड, क्योंकि ये इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं स्टेरॉइड्स, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है बिकॉज यहाँ पे हमको इम्यूनिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल वे में आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें होता क्या है मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ। आप देखिए यहाँ स्टार्टिंग में ये जो मेरा कर्सर आप देखोगे, ये कर्सर जो दिख रहा है ये वायरस है, और ये जो वायरस के जो कोरोना नाम इसीलिए दिया है कि इट्स लाइक अ कोरोना। कोरोना मीन्स क्राउन की तरह दिखता है,
और क्राउन में दिखने के कारण इसके स्पाइक्स होते हैं। ये स्पाइक्स कुछ नहीं है। और जनरली वायरस क्या है, वायरस एक तरीका का विष है, विष वो भी प्रोटीन वाला एक विष है, वो आपके रिसेप्टर से आके यहाँ बाइंड होता है। ये जो आपके ये मेरा कर्सर आप देखोगे, ये कर्सर पे आपको ये वायरस इससे बाइंड हो रहा है। इससे बाइंड होने के बाद ये चिपक जाता है और ये एंडोसाइटोसिस करके ये सेल के अंदर यहाँ प्रवेश कर रहा है। और ये कहाँ हो रहा है, ये सब चीज जो हो रही है ये आपके लंग्स के सेल के अंदर हो रही है। और ये लंग्स के सेल के अंदर ये जाके यहाँ से नीचे आता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है और रिलीज द जीनोम SSRNA। और ये सिंगल स्ट्रैंड RNA वाला वायरस है। यहाँ से आके ये जो अपना राइबोसोम है, ये नीचे आप देख रहे हो राइबोसोम, बाइंडिंग द वायरल जीनोम विद द होस्ट राइबोसोम। ये होस्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से ये राइबोसोम जो है आपके राइबोसोम को, शरीर के राइबोसोम को आके बोलता है कि मेरे लिए प्रोटीन बनाओ। इट फॉर्म द वायरल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग। यहाँ देखिए नीचे ये फिर ये जो राइबोसोम है वो उस वायरस के लिए प्रोटीन बनाने लगता है। और वो जो हमारा अब यहाँ पे जो हमारी इम्यूनोमॉड्यूलेटर या वैक्सीन काम करेगी, आप देखिएगा यहाँ तो इसको बॉन्डिंग को रोक दे। जब हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है तो जो वायरस का बाइंडिंग है वो यहाँ से बंद हो जाता है। तो ये हमारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर सिस्टम यहाँ काम करता है कि यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी बन जाएगी, तो ये एंटीबॉडीज उसके स्पाइक पे आप चिपक जाती है, तो फिर वो आगे जाके हमारे लिए हैजार्ड नहीं करता है। अब ये जो राइबोसोम है, या तो यहाँ पे दूसरी स्टेज होगी जो ये राइबोसोम को आके बोले कि भैया ये राइबोसोम, इसके लिए अब तुम प्रोटीन मत बनाओ। ये यहाँ से प्रोटीन बनाने के बाद आगे जाके प्रोस्टेज क्लीव एंड द प्रोटीन मेक्स फाइनल कंपोनेंट्स। फिर वो यहाँ से अलग अलग कंपोनेंट्स बनाता है। फिर वो RNA ये न्यूक्लियस से भी अपना डुप्लीकेट करता है और RNA पॉलीमरेज गिव द कॉपी, उसकी न्यूक्लियस हमारे RNA की उसकी कॉपी बनाने लगता है। वो कॉपी बनाने के लिए देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस हमारा बना रहा है उसका ये वाला RNA, और यहाँ पे बन रहा है उसका प्रोटीन। और ये RNA और ये प्रोटीन बन के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो गया और ये नए वायरस और ज्यादा मल्टीप्लाई होके शरीर में बाहर ब्लड में छोड़ दिए उन्होंने। ये सेल के अंदर बने, ये सेल के बाद आने के बाद ये ब्लड में छोड़ दिए गए। इस प्रकार से ये वायरस आपके सेल को अटैक करता है। और एक जो वायरस है वो एक वायरस अंदर जाने के बाद अनेक संख्या में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी और शॉर्ट फॉर्म में, इसके अंदर ये जो वायरस आ रहा है ये लंग्स के अंदर जा रहा है। जैसे मैंने बताया, देखिए ये कर्सर आप यहाँ देखेंगे तो ये फीको ओरल रूट है, यहाँ पे ये टॉयलेट में है, यहाँ पे छींकने से ये या स्नीजिंग करने से ये जा रहा है सीधे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, लंग्स में। यहाँ पे ये एल्वोलाइज के अंदर देखिए, एल्वोलाइज के अंदर ये O2 कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है इधर, ये इसके कारण से ब्रेन में इफेक्ट जाता है, उसके कारण हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, फीवर आता है, हाइपोक्सिया आता है। फिर इधर आप ये वाला जो अपन देख रखते हैं AC ही, ये वाला जो प्रोसेस है ये सेल के अंदर हो चुका है, ये सेल के अंदर एल्वोलाई में आ गया है। एल्वोलाई के अंदर से ये जा रहा है मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्यूर जाता है। फिर ये जो SIR देख रहे हैं ये यहाँ से मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डिस से ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम डिफ्यूज होता है, प्रोफ्यूजन होता है, मल्टी ऑर्गन के अंदर फेल्यूर डेवलप हो जाता है। तो ये जितना प्रोसेस है ये सिंपल, ये आप देखिए यहाँ न्यूट्रोफिल भी है, ये थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो पूरा सर्कुलेटरी फेज इसका बताया गया है कि ये आपके शरीर के अंदर जाने के बाद लंग्स के अंदर एल्वोलाई में कितना डैमेज करता है और वहां से ब्लड में निकल के फिर ऑर्गन्स को डैमेज करता है, इसलिए ये इतना फैटल होता है। ये देखिए इसके एल्वोलाइज की कंडीशन, ये हेल्दी एल्वोलाई है, इसके अंदर नॉर्मल फंक्शन हो रहा है। ये आपका वायरस देखिए, ये वाला वायरस एंटर किया एल्वोलाइज में, यहाँ की सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो एंटर किया और उसने फिर अलग अलग जो आप देख रहे हो वो सारी प्रोसेस हुई और उसने अपने मल्टीप्लिकेशन किया। उसके बाद ये फ्लूइड कलेक्शन यहाँ पे हो गया। फ्लूइड कलेक्शन ये आप देखिए मॉडरेट वाली कंडीशन, दैट इज हेल्दी कंडीशन, दैट इज मॉडरेट कंडीशन, ये लंग्स की पल्मोनरी स्टेज की। और ये अनहेल्दी जो लास्ट वाली स्टेज है जिसके अंदर आप देखते हो कि आपके एल्वोलाइज कड़क हो जाते हैं। जनरली एल्वोलाइज एक बैलून लेग के हैं, वो बैलून आपका क्या करता है, कॉम्प्रोस करता है, फिर फूलता है, फिर सिकुड़ता है, पर वो जो फ्लूइड भर गया इतना हार्ड हो जाता है, इतना ब्रिटल हो जाता है कि वो फिर जो एयर हमारी एयरवे है उसको वो पास नहीं कर पाता, इन्फ्लामेटरी एयरवे हो जाता है और वहां पे फिर जाके ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स कम हो जाता है और उसके कारण से फिर ऑर्गन फेल्यूर चला जाता है। तो ये एल्वोलाइज को जाके इतना सीवियर डैमेज कर सकता है। दैट इज द कंडीशन बिहाइंड एवरी पैथोलॉजी। दीज आर द डायग्नोस्टिक कोविड टेस्ट। ये जनरली इसमें हम जनरल दो नाम दिए गए हैं, PCR टेस्ट, हाई थ्रू द सीक्वेंस टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, और ये IgM, IgG एंड पोक्ट है ये, और ये CT स्कैन जो मैंने आपको बोला था
जिसके अंदर आपकी आ रही थी ग्लास ओपेसिटी जो आ रही थी, वो आपको सिटी स्कैन में देखने को मिलेगी। ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके अंदर जो 2 टेस्ट होती हैं मेनली, वो है आपकी PCR, ये जो हमने बोला है RT-PC रिवर्स ट्रांस पॉलीमर चेन रिएक्शन, और दूसरी रैपिड टेस्ट। अब ये पॉलीमर चेन रिएक्शन में होता क्या है, ये रिवर्स पॉलीमर चेन रिएक्शन में एक्चुअली ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, पर ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है कि हम एक्यूरेट मान सकते हैं। दैट इज अ पॉजिटिव रिपोर्ट इन अर्ली फेज। जैसे इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है उसके बाद ये हो सकता है रिपोर्ट नेगेटिव हो जाए। तो आप जो क्वारंटाइन सेंटर में 2-3 टेस्ट देखते हैं तो वो यही चीज़ है कि पहली टेस्ट में पॉजिटिव आया, फिर उसके बाद उसको अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, शायद हमारा काढ़ा पी रहे हैं जो आरोग्य कषाय, हम वो पीने के बाद कुछ इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, और वो जैसे इम्यून सिस्टम डेवलप होगा तो सेकंड्स जो हमारी टेस्ट है वो नेगेटिव आती है, वो ड्यू टू RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड एक्सपेंसिव, थोड़ी सी इसके ड्रॉबैक हैं कि थोड़ी एक्सपेंसिव, महंगी है, 6 से 8 घंटे, और इसकी सेंसिटिविटी जो है 50 to 70% है। अब ये इसके जो तरीके का सैंपल हैं वो लेने का तरीका बताया, एक तो गले से लेते हैं थ्रोट सैंपल, और दूसरा नेजल सैंपल। ये दोनों सैंपल इस प्रकार से लिए जाते हैं। ये सैंपलिंग लेने के बाद इस प्रकार से उसको स्टोर किया जाता है, उसका स्टोरेज भी टाइम है, उसको कितने डिग्री पे कितने देर से स्टोरेज करना, और उसको उतने ही देर के अंदर उसका टेस्ट लगाना जरूरी होता है। अब इस ये पूरा आपको जो दिख रहा है सैंपलिंग ऑफ टेस्ट, उसमें होता कुछ नहीं है। ये जो जनरली पॉलीमर चेन रिएक्शन है, तो वो जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ये हमारे RNA और DNA के अंदर, ये RNA DNA के अंदर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट बनाता है। और ये जो ब्लू कलर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ब्लू कलर का जो है वो RNA है वायरस का, और ये वायरस का RNA यहाँ डिटेक्ट होकर डुप्लीकेट होता है और वो हमको यहाँ टूट के दिखता है। दैट मीन्स कि हम शो करता है कि ये हमारी टेस्ट पॉजिटिव आई है। दूसरी टेस्ट है ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट थोड़ी इजी है, इसमें कुछ नहीं होता। जो डेंगू वाली टेस्ट होती है वही उसी टाइप का ब्लड या सीरम आपका एक जो स्पेशल डिवाइस बनाया जाता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, उसमें ब्लड ड्रॉप डाला जाता है और उसमें IgM और IgG। अब देखिए इसमें 2 इम्यूनोग्लोबिन जो हमारे हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैंने इनको नाम दिया IgG, M मीन्स माँ और G फॉर गॉड। तो सबसे पहले अगर हमको बचाने आती है तो हमारी माँ आती है। तो IgG-M जो है वो हमारी एंटीबॉडी ऐसी है जो सबसे पहले प्रोड्यूस होती है अगर कोरोना आपके गले में या नाक में आता है। यह जो पेशेंट में IgG-M अगर पॉजिटिव आने लगे तो हम ये डेंगू में भी करते हैं। अगर IgG-M पॉजिटिव आने दैट मीन्स की अर्ली फेज है, और अगर IgG-M से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर IgG प्रोड्यूस होता है, फिर गॉड आते हैं जो जी बचाने के लिए, तो फिर वो पास्ट इन्फेक्शन में फिर IgG। और अगर ये पहली अर्ली स्टेज में आप ये देख लें तो IgG-M अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि पहली स्टेज में पेशेंट फर्स्ट स्टेज में पॉजिटिव है, ये हम मान सकते हैं। और अगर ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं इसका मतलब कि ये अर्ली फेज में, इसको कंफर्मेटरी करना होगा तो फिर PCR पे जाना पड़ेगा, पॉलीमर चेन रिएक्शन पे। ये अर्ली फेज में हमको डिटेक्ट कर सकता है क्योंकि ये थोड़ी सस्ती है, इजी है, ब्लड टेस्ट लेना है इसमें कोई अलग से नाक में या गले में से नहीं सैंपल लेना। कंबाइन IgG-M इज बेटर यूटिलिटी। अगर दोनों IgM IG दोनों के इसमें पॉजिटिव 2 स्ट्रिप दिखने लगते हैं अगर पॉजिटिव आया तो ये हमको एक बहुत अच्छा दिखाता है। और एक भोपाल अपने मुंबई के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया कि अगर ये IgG IgM हम थोड़ा अर्ली कर लें तो हमको जल्दी ही हमको ये रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। हम इसको थोड़ा सा अर्ली फेज में उसको डिटेक्ट करके हम उसको आइसोलेट करके थोड़ा सा कम्युनिटी मेडिसिन इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये है कि नेगेटिव इन अर्ली फेज है, स्पेसिफिक है, लो है, क्रॉस सेंसिटिविटी ऑफ कोरोना वायरस। अगर ये कोरोना नहीं है, दूसरा कोई वायरस हो और उसमें एंटीबॉडी बन गई होगी तो भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव दिखा सकता है। इसका थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है, पर ये भी एक टेस्ट बहुत कॉमन है। अब ये सैंपल देखिए इसमें कहाँ से लिखता है। अब ये जो BAL है दैट इज ए ब्रोंको एल्वुलाई लेवेज, जिसमें मैंने आपको बताया था एल्वुलाइज के अंदर लिक्विड फिल हो गया, तो उसको एस्पिरेट किया जाता है और एस्पिरेट करके उस जो लिक्विड है उसका टेस्ट किया जाता है। इंडोट्रेकियल एस्पिरेशन करके उस फ्लूइड को निकाला जाता है। वो 93% एक्यूरेट है। स्पूटम से निकालेंगे तो 72%, नेसोफेरेंजियल स्वेब में 63%, ओरोफेरेंजियल में 32%। इसलिए प्रिफर करते हैं कि थ्रोट और नोजो दोनों निकाला जाए। और फीसेस में निकालते हैं तो 29%, ब्लड में 1%, एंड यूरिन में अभी तक इसका प्रेजेंस कहीं शो नहीं हुआ है। अब ये जो ट्रीटमेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइट जो देखते हैं उसमें देयर इज नो एंटीवायरल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नो वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल। इनके जो पेशेंट्स हैं इनको 3 कैटेगरी में दिया है, जैसे ग्रीन, येलो एंड रेड। माइल्ड 80% केसेस होते हैं, सीवियरिटी में जो सीवियर होते हैं या मॉडरेट जिनको हमने बोला है वो 15% है, और क्रिटिकल है ओनली 5% है।
तो ये जो 80% केसेस हैं वो बहुत बड़ा रेशो है जो कि हमारे इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग से बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, वो पर अर्ली डिटेक्ट हो जाए। अब इसमें जो दे आर ड्रग यूजिंग, दीज आर पैरासीटामोल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीवायरल ड्रग्स हैं। एल्टामीवीर एंड लोपामेविर, ये सबसे ज्यादा रेमडेसिविर, मिथाइल प्रोडनिसोलान इन द शॉक के ट्रीटमेंट, फेरॉन्स एंड टेसिलिजेबम एंड प्लाज्मा थेरेपी जो आजकल बड़ी कॉमन है, और एक आईवी रेमेटेसिन जिसको एंटी पैरासाइटिक, ये एक ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है एंटी पैरासाइटिक ड्रग, उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ देखने को मिला है। अब आयुर्वेदा क्या बोलता है इसके लिए? आयुर्वेदा, ये डेफिनेटली जानते हैं कि आयुर्वेदा इज द वर्क कोविड आउटब्रेक, यहाँ पे ग्लोबली सफरिंग एनालिसिस है। यहाँ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। वी ऑल नो द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण और आतुरस्य विकार प्रश्नम, ये सबसे बड़ा आयुर्वेद का मोटो है। इसी को हम आगे लेके चलते हैं। टू प्रिवेंट द मेजर्स इज द बूस्ट द इम्यूनिटी इन दिस टाइम। द आयुर्वेदा बीइंग अ साइंस ऑफ लाइक टू प्रोपोगेट द गिफ्ट ऑफ मेंटेनेंस द हेल्दी हैप्पी लाइफ living. The Ayurveda extend the knowledge on base of preventive care as the दिनचर्या and ऋतुचर्या। ये दोनों दिनचर्या ऋतुचर्या को हम अगर ठीक कर लेते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा इस पे डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है और इससे हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। जनरल मेजर्स जो कि आयुष ने बताया है, पहले मैं वो बता दूं, उनका लॉजिकल क्या है वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। अब ये यहाँ पे वार्म से दो है, जैसे गले में इन्फेक्शन आता है और अगर आपने गर्म पानी पीते रहे, अगर बाय चांस वो इन्फेक्शन गले में आया तो वो गले से स्टिकी वहां नहीं चिपक के गर्म पानी से वो सीधे आपके पेट में चला जाएगा, और पेट में जाने से वहां HCl आपका काम करेगा और वो HCl उस वायरस को डिसॉल्व करके मार देगा। इसलिए ये पानी बहुत इफेक्टिव है। ये WHO भी बोलता है, सभी जगह रिकमेंड किया गया है। इसकी जगह और दूसरे हॉट ड्रिंक्स भी दिए गए हैं, चाय कॉफी वगैरह, वो भी ले सकते हैं, पर यहाँ हाइड्रेशन भी दूसरा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ड्रिंकिंग वाटर से हमारा हाइड्रेशन बना रहता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। डेली प्रैक्टिसिंग ऑफ योगा प्राणायाम मेडिटेशन एटलीस्ट फॉर 30 मिनट। फिजिकल एक्टिव रहना, WHO भी इसने रिकमेंड करता है कि एक्टिव आप किसी भी तरीके से रह सकते हैं। इसका एक फायदा ये है फिजिकली एक्टिव रहने से। दूसरा, आपका अगर धूप में ये करते हैं अर्ली मॉर्निंग में तो D3 आपकी बॉडी में बनता है, दैट इज अ नेचुरल सोर्स। D3 भी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। स्पाइसेस जो हम जनरली हमारे खाने में यूज करते हैं इंडियंस में, तो दे आर हल्दी, जीरा, धनिया, कोरिएंडर, लहसुन, दीज आर रिकमेंडेड फॉर द कुकिंग। एंड वी नो, जैसे हमारे इंडियंस में सभी के अंदर आयुर्वेद एक संस्कारमय है, ये संस्कार की तरह हमारे जीवन में घुला हुआ है। तो जितने हम स्पाइसेस, जितने दिनचर्या आपकी दादी माँ वगैरह सब जानते हैं कि हमको क्या खाना, किस ऋतु में क्या खाना और किस ऋतु में क्या नहीं खाना, तो ये हम हर घर में भली भांति जानते हैं, पर प्लीज उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये जरूर फॉलो करें। द च्यवनप्राश 10 ग्राम्स, ये हम जानते हैं। च्यवनप्राश इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, आंवला इसमें कंटेंट्स है, एंड इट विल कंटेन ऑलमोस्ट 38 से लेके 40 औषधियां इसमें डली हैं, और उसके साथ ये बी कॉम्प्लेक्स का भी एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। तो च्यवनप्राश में हमको दोनों चीज मिलती है। आगे मैंने देखा, बहुत सारी स्टडीज पढ़ी मैंने, जिसमें आपको देखो विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये दो चीजें भी बहुत अच्छा इम्यूनो बूस्टिंग का काम करती है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ ये दो चीज भी अगर आप लें, और उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हमारा च्यवनप्राश है जो दोनों चीज को फुलफिल करता है। एंड ड्रिंक द हर्बल टी डिकॉक्शंस, काढ़ा जो हमने बोला, तुलसी एज यू नो एंटीवायरल, दालचीनी, काली मिर्च जो हम त्रिकटू में शुंठ, एंड मनुक्का एज फॉर द टेस्ट, एंड ट्वाइस अ डे विद जैगरी। जैगरी मीन्स गुड़, आप उसमें गुड़ मिला सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं मिलाएं। और उसको लेमन टी टाइप का टेस्ट देंगे तो उसमें साइट्रस फूड होने के कारण ये भी हेल्पफुल है, लेमन उसमें आप डाल सकते हैं। गोल्ड मिल्क, जिसको हमने गोल्ड मतलब सोने का, और सोने का अर्थ होता है सौभाग्यशाली, तो जो हम हल्दी वाला दूध इसमें रिकमेंड करते हैं। और ये हल्दी का दूध दूसरा काम करता है, यहाँ पे प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, हैवी प्रोटीन अगर आपको रहेगा, जैसे साइटोकाइनेज वगैरह में बता रहा था, इनमें इम्यूनिटी में आपका प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिच प्रोटीन डाइट विल हेल्प इम्यूनिटी। तो यहाँ पे जो हमारा गोल्ड मिल गया, हल्दी के साथ दूध मिल गया, वो बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी को कहीं न कहीं बूस्ट करता है। नेजल एप्लीकेशन, अब ये नेजल एप्लीकेशन देखिए, नाक में अगर कोई तेल या कुछ जाता है, वहाँ का पीएच चेंज होता है,
वहाँ की इम्यून सिस्टम थोड़ा सा इनहांस होता है। तो यहाँ प्रतिमर्श नस का उपयोग किया गया है, जिसे हम तेल किसी भी प्रकार से कोकोनट ऑयल, तिल तेल, घी डाल सकते हैं। तो हम अलग अलग प्रकार के नस इसमें हमारे बताएं, कोकोनट ऑयल को मुंह में लेके गंडूश बोला गया है, उसको कर सकते हैं। अगर नाक में चला गया तो ठीक, अगर गले में होगा तो वो गंडूश से भी वो वहाँ पे करेगा। और आप जाने ये कोकोनट ऑयल इटसेल्फ एज हैव एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए भी हमारी ये थेरेपी काम करती है यहाँ पे। एंड स्टीम इनहेलेशन, जैसे हम जानते हैं पुदीना, मिंट वगैरह, अजवाइन, इसका स्टीम इनहेलेशन अगर पानी बार बार नहीं पिए, और अभी देखने में आ रहा है क्योंकि ये उष्ण काल, ग्रीष्म काल चल रहा है, तो लोग गर्म पानी पीने में उनके गले में ऐसा खिंचाव या हल्का सा जल आने जैसा फील हो रहा है। तो उसके लिए वो एक ही चीज का है कि सिप बाय सिप पीना है, और अगर वो नहीं पी पाए तो स्टीम इनहेलेशन ये वाला एक तरीका अच्छा है जो हम उसको स्टीम इनहेल कर सकते हैं। लॉन्ग मिक्स विद द, अगर यहाँ पे सोर थ्रोट होता है या कफ होता है तो आप हनी बहुत अच्छा है हमारा, उसके साथ थोड़ा सा लौंग मिला दीजिए, पुदीना, इस टाइप के जो इनहेलेशन करने के लिए सोर थ्रोट और कफ में बहुत इफेक्टिव है, ये हम कर सकते हैं ये दोनों। पर प्लीज अगर आप अति कहीं करें तो कंसल्ट कर लीजिए डॉक्टर्स को। ये इम्यूनोबूस्टिंग के मेजर्स जो हमारे आयुष डिपार्टमेंट भोपाल की तरफ से दिए गए हैं, त्रिकुटु काढ़ा, अणु तेल, संशमन वटी, एज यू नो संशमन वटी में गिलोय है, अणु तेल अभी नस्य के लिए यूज किया, और त्रिकटु में 3 चीजें हैं, ये भी इम्यूनिटी को, और हम देख रहे हैं कि हम देने के बाद देखा कि यहाँ पे इम्यूनिटी का बहुत अच्छा रोल प्ले किया। कंटोनमेंट्स एरिया में ये डेली बांटा जा रहा है, उससे इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। इसमें त्रिकटु में 3 बिटर चीजें हैं जो कि सुंठ, मरीच, पिपली, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में है आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन में। इसमें टेस्ट, ये डाइजेस्टिव इंप्रूवमेंट है, ये बायो अवेलेबिलिटी को इनहांस करता है, और साथ में ये कैटलिस्ट का काम करता है। अभी कैटलिस्ट का काम इसलिए भी कर रहा है कि जो आप पोषण तत्व खा रहे हो या पौष्टिक आहार खा रहे हो, कम से कम उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करके आपकी इम्यूनिटी को इनहांस करने का काम करेगा। And Tricutu possess the immunomodulator activity, antiviral expectoration, carminative, hypolipidemia, hypoglycemia, anti-emetic and anti-inflammatory इसकी प्रॉपर्टीज हैं अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करते हैं। पर जरूर इसका थोड़ा सा अनुपान, इसका काढ़े बनाने की विधि कैसे लेना है ये जरूर देखें, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इसके कुछ उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण कुछ साइड इफेक्ट भी मिल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ गिलोय, जैसे आप गिलोय जानते हैं कि गिलोय एक यूनिवर्सल हर्ब इम्यूनो बूस्टिंग के लिए एक रसायन है, ये बहुत श्रेष्ठ द्रव्य है, हमारे आयुर्वेद के हर ड्रग में कहीं ना कहीं मिक्स होता है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल का काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल का काम हमारा च्यवनप्राश भी करता है, वो भी एजिंग प्रोसेस को कम करता है, इसीलिए रसायन की श्रेणी में आता है। ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है, रिमूव द टॉक्सिन्स, प्यूरिफाई होने के ब्लड का, रक्त का शोधन करता है। गिलोय एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, एज यू गिलोय, ये गिलोय मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आवाज आ रही है। गिलोय जो है वो बहुत ही एंटीबायोटिक, जैसे डेंगू में, मलेरिया, स्वाइन फ्लू में हमने देख चुके हैं। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, नीरज जी कंटिन्यू करिए। गिलोय जो एक्चुअली गिलोय है, उसका इफेक्ट अगर आप देखेंगे लीवर के कूपर सेल्स के अंदर ये काम करता है। वो कूपर सेल्स का काम होता है फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो जब भी ये ब्लड के अंदर से हमारे वायरस अगर लीवर में जाएंगे, तो लीवर हमारा अगर इतना स्ट्रांग हो गया तो वहां पे फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस करके ये वहीं पे उसको खत्म कर देंगे। और ये जो लीवर है ये सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम करने का काम करता है, ये हमारा गिलो। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन आपके इन्फ्लामेटरी कंडीशन को बढ़ाने के, जितना सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ेगा आपकी बॉडी में, इन्फ्लामेटरी कंडीशन आगे बढ़ती जाती है, तो उसको कम करने के लिए भी ये गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। इफेक्ट ऑफ अनु तेल आप देखें, हम लोग इसको नॉस्ट्रिल्स में डालने के लिए, नस्य के लिए दिया। इट हैज द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, त्रिदोष शामक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, इंप्रूव द कैपेसिटी ऑफ सेंस ऑर्गन, ये जितने भी हमारे पंच इंद्रियां हैं उनको, सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। एंड त्रिदोष प्रॉपर्टी होने के कारण ये नरिशमेंट टू द धातु करता है, देन इंक्रीजेस द जनरल लोकल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो लोकल हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन अगर वही इतना स्ट्रांग होगा कि अगर वायरस वहां आता है, बैक्टीरिया वहां आता है, तो उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर दे, वो आगे जाके अंदर के रूट में जाने ही ना दे। The immunomodulatories reduce the frequent episode of inflammation and nasal cavity and sinuses. तो ये साइनस और नेजल कैविटी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है लोकली। एक दूसरा हमारा आरोग्य कषायम जो है, आरोग्य कषायम के बहुत सुंदर रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसमें मुख्य रूप से गिलोय, शुंठी, भूमि अमल की, मरीच, पिपली, यष्टि मधु, हरित की,
ये चीजें ऐसी अब हमारे सामने प्रूवन हो गई है, ये हमने दिया और इनके रिजल्ट देख रहे हैं हम, तो हम इनको दावे के साथ कह सकते हैं कि डेफिनेटली इनका कुछ ना कुछ हमारे इम्यूनिटी पे 100% कोई अच्छा रिजल्ट हो रहा है। गिलोय शुंठी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा कि काफी क्वारंटाइन मरीज ये पीने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं, यानी फर्स्ट स्टेज में आने पे ही उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई कि सेकंड हमने जब उनका टेस्ट किया तो दे फील नेगेटिव। इसमें आपने देखा जैसे गिलोय जला हुआ है, टिकटू वाले, भूमि अमल की इसमें एक्स्ट्रा यष्टि मधु और हरित की। तो भूमि अमल की एक एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, आप बहुत सारे ड्रग्स देखेंगे जिसमें हेपेटाइटिस बी, ये जो एंटीवायरल प्रॉपर्टी इसमें भी भूमि अमल की का बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पे भी ये लीवर को बूस्ट कर रहा है और यहाँ पे एंटीवायरल प्रॉपर्टी काम कर रहा है। यष्टि मधु ये एक मधुर रसात्मक है, इसके लिए भी आप सर्दिग्न है, बहुत अच्छा काम करता है, रसायन की तरह श्रेष्ठ है। हरित की एज यू नो दैट इज भाव प्रकाश ने इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं, अलग अलग प्रकार दिए हैं। हरित की भी एक रसायन की तरह है, इसका उपयोग बहुत जगह दिया है। ये वातानुलोमन का श्रेष्ठ कार्य करती है हरित की, और यहाँ पे भी वातानुलोमन कहीं ना कहीं वात की गति अवरुद्ध होती है, जहाँ पे हमने प्राणवस्त्रोतस की ये दृष्टि है, तो ये हरित की वातानुलोमन का कार्य करने से बहुत अच्छा इफेक्ट ये कंबाइंड मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में कर रहा है। इनका सबका डिकॉक्शन बनाना है 100 ml ट्वाइस अ डे फॉर द 10 days, ये 10 दिन तक दिया जाता है। अदर मेजर्स जो मैंने स्टडी किया, जो अभी तक पढ़ा है, उसमें मुझे पता लगा फॉलो SMS, एज यू नो द सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर, ये 3 चीजें तो मस्ट है, जब भी आप बाहर निकलें ये 3 चीजें बिल्कुल होनी चाहिए। इंक्रीज प्रोटीन इंटेक बाय बैलेंस न्यूट्रिटिव डाइट, आपको इसमें प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि इंडियंस में जनरली थोड़ा प्रोटीन इंटेक उनके डाइट में कम होता है, बिकॉज पल्सेस, मिल्क, एग ये थोड़ा कम होता है, तो यू शुड इंक्रीज इन द कोरोना पेंडेमिक, आपको प्रोटीन डाइट बढ़ाना चाहिए। अश्वगंधा एंड हनी, ये एक नया रिसर्च सामने आया कि अश्वगंधा और हनी वैक्स के कारण भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अश्वगंधा नो डाउट एज यू नो हम लोग सब जानते हैं बहुत अच्छा रसायन है, श्रेष्ठ द्रव्य है, इसको भी हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। देन अनदर इज विटामिन सी। विटामिन सी हम आंवला, जो हम ऑरेंज या फिर हमने च्यवनप्राश में देखा। विटामिन डी डायरेक्ट सनलाइट, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम में आपको मिल जाएगा। जिंक या जसद या यशद भस्म, इट इज वेरी गुड एंटीवायरल। हमारे बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिनके अंदर जिंक है, मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि जिंक हैव ए एंटीवायरल प्रॉपर्टी, तो इसको भी आप अपनी लाइफ में या कहीं ना कहीं डाइट में ऐड कीजिए। टेक अ साउंड स्लीप, जितनी साउंड स्लीप होगी उतना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा। तो एंजाइटी डिप्रेशन से दूर होकर साउंड स्लीप लें। एंड ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। एंड स्टे पॉजिटिव, आप जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा और उतना ज़्यादा आप अच्छे से डील कर पाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा सुंदर पिक्चर मिला था। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय, समस्त मेरे प्राध्यापक गणों का, जिन्होंने मुझे समय दिया और मुझे सुनना। जी सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नीरज जी। जी सर। नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आयुर्वेद का इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जिस सुंदर तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी सबको प्रदान की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिकटु कषाय, त्रिकटु क्वाथ और साथ में जो आयुर्वेदिक औषधियां वितरण के साथ साथ हमारा एक और प्रकल्प आरोग्य कषायम का वितरण भी पूरे शहर में अनेक क्वारंटाइन सेंटर्स पर और कोविड पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर वितरित किया जा रहा है विगत 2 माह से। और उस कार्य के लिए हमारे रसशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विमल कुमार अरोड़ा लगातार रात दिन उसमें कार्य कर रहे हैं। लगभग 1500 से ज्यादा मरीजों तक ये इसका वितरण हुआ है। अब मैं इस कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर विमल अरोड़ा जी को आग्रह करता हूं कि वे यहाँ पर आकर के सभी हमारे वक्ताओं का, श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्कार। आज के इस शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रथम वेबिनार में भाग लेने वाले सभी वक्ताओं एवं श्रोताओं का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि मैं महाविद्यालय के सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सफल निर्देशन में ये प्रथम वेबिनार अपनी सफलतम ऊंचाई पर पहुंचा है। लेकिन आपने जो जनपदोध्वंस का वर्णन अपने वक्तव्य में किया है, इससे ये
निश्चित होता है कि हमारे मनीषियों ने जनपदोध्वंस के बारे में पूरी जानकारी थी और प्रज्ञापराध से कैसे बचकर हम जनपदोध्वंस से बच सकते हैं, ये हमारे मनीषियों ने बहुत पहले, हजारों साल पहले इसको जाना था और उससे बचाव के तरीके भी हमें बताए थे। मैं सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसके उपरांत हमारे महाविद्यालय में पदस्थ वात व्याधि को, निदान को और चिकित्सा के सोपानों को आपने छुआ और उसकी चिकित्सा में हम कैसे सफलता प्राप्त करें, इस हेतु आपने विशेष ध्यान दिया है। अगले व्याख्यान में डॉक्टर नीरज कानूनगो, जो कि हमारे कोरोना वॉरियर भी हैं, आपने इम्यूनिटी के ऊपर और पेंडेमिक में किस प्रकार विभिन्न चिकित्सा पद्धति में ये कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार उसका निदान किया जा रहा है, इसके बारे में और आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में अपना विशेष ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसके उपरांत इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लगभग 90 पार्टिसिपेंट्स एवं हमारे सम्मानीय फैकल्टी मेंबर्स, हमारे महाविद्यालय के कर्मचारी बंधु, सभी के सहयोग से ये वेबिनार अपनी सफलता को प्राप्त कर सका है। आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ एवं आशा करता हूँ ऐसे वेबिनार, ज्ञानवर्धक वेबिनार हमारे महाविद्यालय में लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे। सभी को आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरोड़ा जी। और मैं अंत में आप सभी हमारे जितने जूम पार्टिसिपेंट, हमारे लगभग 90 जूम पार्टिसिपेंट और उसके साथ ही फेसबुक के अनेक प्लेटफॉर्म पर देखने वाले हमारे दर्शकों का, सभी का मैं बहुत बहुत शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में आगामी जो हम वेबिनार आयोजित करेंगे उस सब में भी आपका इसी तरह से सहयोग मिलेगा, प्रतिसाद मिलेगा, आपका सहभागिता होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।